इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 191। मिस्टर रणविजय। सन मिंग ने रणविजय की ओर देखा और धन्यवाद कहने ही वाला था। हालांकि रणविजय खड़ा हुआ और धीरे से हाथ हिलाया, फिर बोला, ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो, हम आराम करने जा रहे हैं। फिर वह दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया और पीछे सन मिंग और उसकी पत्नी को छोड़ गया, जिनकी आंखों में प्रशंसा और उलझन थी। अरे पापा, बॉस कहाँ हैं? सन डोंगहिंग, जिसने अभी अभी कचरा फेंकना समाप्त किया था, ने उत्सुकता से पूछा और वापस रेस्तरां की ओर चल पड़ा। वह आराम करने जा रहा है, चलो पहले चलते हैं। सन मिंग को लगा कि उसका शरीर स्वस्थ है। उसने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। चलो चलते हैं, कल सुबह हम पूरी तरह से शारीरिक जांच करवाएंगे, सन की मां ने धीरे से कहा। उसका दिमाग अभी थोड़ा चक्कर खा रहा था। ये देखकर कि उसके पति की हालत में सुधार हो रहा था, वह एक ही समय में खुश और अनिश्चित थी। जब तक उनकी एक और जांच नहीं हो जाती, तब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकती थी। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का मामला था। ठीक है, सन डोंगहिंग मुस्कुराया और अपने माता पिता के साथ रेस्तरां से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद झाओ फैंग ने भी अलविदा कहा और चला गया, जिसके बाद रणविजय मिंगमैन को सोने के लिए बेडरूम में ले गया। जैसे ही वह मिंगमैन को कहानी सुनाने वाला था, अनन्या ने फोन किया। रणविजय, मम्मा, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और मुझे वास्तव में तुम्हारा खाना याद आ रहा है। यहाँ का खाना बेस्वाद है। अनन्या थोड़ी उदास लग रही थी। अनन्या वर्तमान में जियांगुआन शहर में एक शो की तैयारी कर रही थी। जियांगुआन टीवी वर्तमान में एक लोकप्रिय टीवी स्टेशन था। यह विभिन्न प्रकार के शो पर ध्यान केंद्रित करता था। कंपनी ने अनन्या के लिए एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए कुछ संसाधनों का उपयोग किया। हालांकि कार्यक्रम अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसलिए अनन्या को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह थोड़ी ऊब गई। पहली परेशानी कुछ वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ थी, जो हमेशा जानबूझकर या अनजाने में छिपे हुए नियमों का संकेत देते थे। इस तरह की स्थितियों के लिए अनन्या ने इसे अनदेखा कर दिया और निपटने के लिए परिष्कृत जुओ फेई पर भरोसा किया। दूसरे मुद्दे के लिए ये सीधे रणविजय से संबंधित था। रणविजय के बनाए व्यंजनों की आदत पड़ने के बाद यहाँ का खाना खाना यातना जैसा था। इस समय अनन्या एक भोज से लौटी थी। वह एक प्रेसिडेंशियल सूइट में खिड़की के पास बैठी थी और बाहर के नज़ारे को देख रही थी। उसे अपनी बेटी की थोड़ी याद आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे रणविजय की छवि उसके दिमाग में आ गई। अंत में वह रणविजय का नंबर डायल करने से खुद को रोक नहीं पाए, भले ही आधी रात हो चुकी थी। तो वापस आ जाओ, थोड़ा स्टार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, रणविजय ने सहजता से कहा। तुम बिल्कुल भी विचारशील नहीं हो। यह मेरा सपना है। तुम हमेशा मुझे निराश करने में माहिर हो। तुम लकड़ी के टुकड़े की तरह हो, अनन्या ने शिकायती लहजे में कहा। नहीं, मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम्हें इस तरह भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, रणविजय ने थोड़ा अवाक होकर कहा। मैं बेकार नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे खुद को प्रमोट करने के लिए शो में जाना है और कंपनी के कुछ कार्यक्रम हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं हर दिन मिंगमैन के साथ नहीं जा सकता। तो ऐसा मत करो, वापस आकर थोड़ा आराम करो। तुम गाना चाहो तो गा सकती हो और फिल्म करना चाहो तो फिल्म कर सकती हो। ये बहुत आसान है, रणविजय ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। वह अनन्या की व्यस्तता से सहमत नहीं था। सच तो ये था कि वह जब चाहे बढ़िया गाने और बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख सकता था। उसे आम लोगों पर बढ़त हासिल थी। हालांकि अनन्या ने कभी भी रणविजय से काम के बारे में बात नहीं की। बेशक रणविजय को यह समझ में नहीं आया कि एक स्टार की सफलता के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन उसे यह समझने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रणविजय की बातें सुनकर अनन्या मुस्कुराई और प्यार से बोली, तुम हमेशा मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ गंभीर चिंता दिखा सकते हो? तुम्हें लकड़ी का टुकड़ा कहना तारीफ की बात है। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ मेरे अनुबंध में अभी भी 2 साल से ज़्यादा का समय बचा है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे उनकी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। तो तुम कब वापस आओगे? रणविजय ने पूछा। अभी भी कुछ समय लगेगा, अनन्या ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे कल एक कार्यक्रम में आना है और परसों शांगजिंग जाना है। फिर मैं शांगजिंग में लगभग 4 या 5 दिन रहूंगी। ओह, रणविजय का हल्का जवाब सुनकर अनन्या थोड़ी स्तब्ध रह गई और असंतुष्ट होकर बोली, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊं? क्या तुम्हें उस छोटी बहन के साथ बिताने के लिए और समय चाहिए? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कल्पना शक्ति वाकई बहुत सक्रिय है। रणविजय को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। रणविजय, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर अनन्या का इरादा धोखा कहने का था, लेकिन वह रुक गई और थोड़ा शर्मीली महसूस की क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। चूंकि रणविजय और उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह अनिश्चित थी कि इसे धोखाधड़ी कहना उचित है या नहीं। मैं नहीं करूंगा, रणविजय ने केवल 2 शब्दों में उत्तर दिया। इस समय मिंगमैन एक सफ़ेद भालू को पकड़े हुए थी, जो उसकी ऊंचाई के बराबर था और कुछ देर से अपनी बड़ी चमकती हुई आंखें झपका रही थी। जब उसने देखा कि दोनों ने उसके बारे में बात नहीं की है, तो उसने अपना मुंह बनाया और रणविजय की बाहों में चढ़ गई और बोली, अरे तुम दोनों इतने लंबे समय से किस बारे में बात कर रहे हो?
मिंग मैंग ने अभी तक मामा से बात नहीं की है। मिंग मैंग अभी तक सोई नहीं है, तो मैं मिंग मैंग से बात करना चाहती हूँ, अनन्या ने अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद जल्दी से कहा। इसलिए रणविजय ने अपना सेल फोन मिंग मैंग को सौंप दिया और माँ बेटी की जोड़ी ने कुछ देर तक बातें की। जब उन्होंने फ़ोन रखा तो रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। रात में कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह सन मिंग रेस्टोरेंट नहीं गया क्योंकि उसने शारीरिक जांच करवाने की योजना बनाई थी। सन परिवार शारीरिक जांच के लिए सीधे दक्षिणी जिला सामान्य अस्पताल गया। जैसे ही वे लाइन में इंतजार कर रहे थे, सन मिंग का उपस्थित चिकित्सक गलियारे के अंत में गुजरा। उसके पीछे 2 नर्सें थीं। लाओ बाई को सूचित करें कि उसे 9 बजे सर्जरी करवानी है, उपस्थित चिकित्सक ने छोटी नर्स से कहा। ठीक है, छोटी नर्स ने सिर हिलाया और चली गई। फिर चिकित्सक ने दूसरी नर्स की ओर देखा, एक पल सोचा और कहा, वैसे उन्नत कैंसर से पीड़ित श्री सन को बुलाओ और उनसे पूछो कि क्या उन्हें अभी भी कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है तो आप पहले से ही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है। अरे रुको, उपस्थित चिकित्सक ने अचानक सन परिवार को लाइन में देखा। वह चौंक गया और आश्चर्य में उनकी ओर चला गया। श्री सन, आप यहाँ लाइन में क्यों हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर वांग, मैं आज शारीरिक जांच करवाने जा रहा हूँ, सन मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शारीरिक जांच? आपको शारीरिक जांच की क्या जरूरत है? उपस्थित डॉक्टर थोड़ा उलझन में था। एक उन्नत चरण के कैंसर रोगी के लिए जिसे कीमोथेरेपी की जरूरत है, शारीरिक जांच का क्या मतलब था? मैं अब ठीक हूँ, इसलिए मुझे शारीरिक जांच की जरूरत है। सन मिंग ने अपना हाथ हिलाया और डॉक्टर के हाव भाव पर नजर डालते हुए कहा। फिर उसने इस पर विचार किया और धीरे से मुस्कुराया, फिर कहा, ओह ठीक है, मुझे लगता है कि अस्पताल के निदान में पहले कुछ गलती हो सकती है, इसलिए मैं इसे फिर से करूंगा। गलती? ठीक है, अगर आप शारीरिक जांच करवाना चाहते हैं, अपनी स्थिति को देखते हुए कृपया तुरंत एक विशेष शारीरिक जांच करवाएं। मेरे साथ आइए। उपस्थित डॉक्टर सन मिंग परिवार को उस स्थान पर ले गया जहां विशेष जांच की जानी थी। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि सन परिवार के दिमाग क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, कैंसर से ठीक हो गए। क्या यह मजाक नहीं था? हालांकि जब उसे टेस्ट का नतीजा मिला तो डॉक्टर की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। क्या? उपस्थित डॉक्टर दंग रह गया। उसने अपना सिर हिलाया, एक हाथ अपने चेहरे पर उठाया और अपनी आंखों को कुछ बार रगड़ा। जब उसने फिर से देखा तो टेस्ट का नतीजा बिल्कुल भी नहीं बदला था। ये कैसे संभव है? उपस्थित डॉक्टर हैरान रह गया। क्या हुआ डॉक्टर, कोई समस्या तो नहीं है ना? सन डोंगहेंग ने पूछा। इसे फिर से जांचें। उपस्थित डॉक्टर ने सन मिंग को दूसरी जांच के लिए ले गया, लेकिन नतीजा बिल्कुल पहले वाले जैसा ही था। क्या सच में? डेटा कहता है कि आप एक औसत व्यक्ति से भी ज्यादा स्वस्थ हैं। उपस्थित डॉक्टर अवाक रह गया। डॉक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सन मिंग को सभी तरह की जांच करने के लिए ले गया। हालांकि नतीजों से पता चला कि वह बहुत स्वस्थ था और उसे कोई समस्या नहीं थी। मेरे साथ। जांच के बाद उपस्थित चिकित्सक का हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में सन मिंग से बात की और उन्हें अपने कार्यालय में ले गया। क्या तुम्हारा वाकई इलाज हुआ था? ये कैसे ठीक हुआ? तुमने कौन सी दवा ली थी? तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम सिर्फ एक दिन में कैसे ठीक हो गए? ये तो चमत्कार है। ये किसने किया? कृपया तुम मुझे बताओ, कृपया। उपस्थित चिकित्सक ने सन मिंग को पकड़ लिया। कांपते हुए उसने ये शब्द कहे। उसका उत्साह ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बड़ा पुरस्कार जीत लिया हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर की प्रतिक्रिया ने सन मिंग को चौंका दिया, लेकिन वह बहुत खुश था और उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा, उपस्थित चिकित्सक ने बार बार कहा। अहम, पहले कृपया मेरी बांह ढीली करो। खैर, कल रात हम समुद्र के किनारे थे। फिर सन मिंग ने कहानी सुनाना शुरू किया। रणविजय की सहमति के बिना वह निश्चित रूप से सच्ची कहानी नहीं सुनाएगा। बहुत सारी बकवास सुनकर डॉक्टर का सिर चकरा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया डॉक्टर धीरे धीरे शांत होता गया। उसने कई सवाल पूछे, लेकिन फिर भी उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अंत में उसने परिवार को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अस्पताल से बाहर भेज दिया। उनकी पीठ को देखते हुए उपस्थित डॉक्टर ने धीरे से कहा, यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है। कार के अंदर सन डोंगहेंग ने गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। आपकी बीमारी ठीक हो गई है। बॉस वाकई कमाल के हैं। हाँ, उनके बिना हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। हमें यह एहसान उन्हें चुकाना सुनिश्चित करना चाहिए। ये स्वाभाविक है। वह हमारे परिवार का रक्षक है। आपात स्थिति में दिया गया हाथ बदले में और भी बड़ा उपकार पाने का हकदार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए, सन मिंग ने कहा और सोचने लगा। उसे कुछ भी नहीं सूझा कि रणविजय को किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के पास सब कुछ है। हाँ, हम बॉस का बदला कैसे चुका सकते हैं? ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। सन डोंगहेंग भी हैरान था। बस अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चे रहो। अचानक सन मिंग की मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह स्पष्ट है कि श्री रणविजय को किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम अपने दिल में उनकी दयालुता को याद करते हैं।
अगर उन्हें किसी दिन मदद की ज़रूरत होगी तो हम उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले कतार में होंगे। बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम जानबूझकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे तो शायद श्री रणविजय को ये पसंद ना आए। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो। चलो अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चे रहें। सन मिंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया और कहा, डोंग हेंग, चलो मॉल में चलते हैं और छोटी राजकुमारी के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार लेते हैं। सच बताऊं तो रणविजय की उदासीनता के कारण सन मिंग को समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें। वह ये भी नहीं जानता था कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करें। इस मामले में ये समझ में आया कि उसे बस अपनी प्रशंसा को अपने दिल में रखना चाहिए और हमेशा की तरह प्यारी मेंगमैन के लिए कुछ उपहार लाना चाहिए। अगर भविष्य में श्री रणविजय को किसी मदद की ज़रूरत पड़ी तो वह निश्चित रूप से उनकी मदद करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उसी समय एक काली हमर हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दक्षिणी जिले के लिए निकल रही थी। कार में 3 लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला। चालक एक मोटा आदमी था जिसके बाल कटे हुए थे। पहला यात्री अपेक्षाकृत पतला था और उसके बाल इंच लंबे थे। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति की बात करें तो वह एक तंग सूट पहने, पोनीटेल और धूप का चश्मा पहने एक महिला थी। मैंने सुना है कि इस मिशन का लक्ष्य एक अजेय व्यक्ति है। अचानक गाड़ी चला रहे बलवान व्यक्ति ने अपना मुंह खोला। उसके माथे पर दिलचस्पी की झलक दिखी। अध्याय 192। ड्राइवर की मांसपेशियां किसी भी क्षण उसके शरीर से फटने के लिए तैयार लग रही थीं, लेकिन वह अभी भी रूपांतरित दहेई की आकृति की तुलना करने में सक्षम नहीं था। हालांकि आम लोगों की तुलना में वह स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत था। उस आदमी का नाम एनसेन था। उसने कई साल स्पष्ट शक्ति का अभ्यास करते हुए बिताए, मुख्य रूप से अपनी शारीरिक शक्ति का प्रशिक्षण लिया। वह 3 साल पहले हांगकांग सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हुआ था। वह एक गर्म स्वभाव और एक ईमानदार व्यक्तित्व का था, इसलिए वह अपनी मुट्ठी से समस्याओं को हल करना पसंद करता था, जिससे वह आदमी कुछ ही महीनों में अपने सहयोगियों से परिचित हो गया। पतले सहचालक हे फैंग अपनी तेज गति के लिए जाने जाते थे और लड़ाई में कुशल थे। पीछे की सीट पर बैठी महिला का नाम लेंग यू था और वह ट्रैकिंग और हत्या में कुशल थी। वह नज़दीकी मुकाबले में अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन हथियार की महारत के मामले में अपने 2 पुरुष साथियों से बेहतर थी। जब हे फैंग ने एनसेन की बातें सुनी तो वह मुस्कुराया और बोला, वे निश्चित रूप से सिर्फ शेख ही बघार रहे हैं। कोई अजेय है? किस तरह का गुरु अजेय हो सकता है? अगर यह सच है तो वह निश्चित रूप से चरम शक्ति की सीमा तक पहुंच गया होगा और साथ ही साथ त्वचा से संबंधित तकनीकों में भी माहिर होगा। यह असंभव है। ऐसा गुरु कहीं से कैसे प्रकट हो सकता है और किसी भूमिगत सेना के छोटे नेता को भी मार सकता है? अधिकारी अतिशयोक्ति करते हैं। वे बस चाहते हैं कि हम तेज और कुशल हों। क्या आप वाकई उन पर विश्वास करते हैं? ये सुनकर एनसेन के चेहरे पर भाव रुक गए और उन्होंने भरी हुई नाक से कहा, क्या होगा अगर यह सच है? जिस आदमी ने हमें बुलाया था उसने कहा कि वह आदमी 2 मीटर से ज्यादा लंबा है और उसका शरीर एशियाई काले भालू जैसा है। वह बेहद असामान्य है। अगर यह सच है तो मैं उससे सलाह लूंगा कि कैसे अभ्यास करना है। तुम सच में मूर्ख हो। अगर यह सच है तो हम तीनों उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह ताकतवर आदमी थोड़े समय के लिए ही दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। हो सकता है कि वह हांगकांग से निकल चुका हो। हमें बस इस मामले की जांच करने के लिए भेजा गया था। अपने आप से आगे मत बढ़ो, हे फैंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। चुप रहो, एनसेन ने बहुत ही द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। वह समझ नहीं पाया कि हे फैंग इतनी बातूनी क्यों थी, बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह। नहीं, यह एक छोटी लड़की से भी बदतर था। क्या उसने यह नहीं देखा कि पिछली सीट पर लेंग यू पूरे समय चुप थी? ठीक है, चलो वहां पहुंचने पर इस बारे में कुछ और बात करते हैं। वहां एक निगरानी वीडियो था। एक बार जब हम इसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। इस मामले को संभालने के बाद लाओशेन, मैं तुम्हें एक नाइट क्लब में कुछ मौज मस्ती करने के लिए ले जाऊंगा। शायद तुम रोमांटिक मुलाकात या कुछ और भी कर सको। अंत में हे फैंग ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा भाव दिखाया जिसे सभी पुरुष समझते हैं। हे एनसेन मुस्कुराया। जैसे ही वे हंसे, दोनों को अचानक ठंड का एहसास हुआ और उन्होंने रियरव्यू मिरर में लेंग यू को जल्दी से देखा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत ठंडी थी और उसकी आंखें काले धूप के चश्मे की एक जोड़ी से ढकी हुई थीं, लेकिन दोनों अभी भी धूप के चश्मे के नीचे से उसकी ठंडी चमक को महसूस कर सकते थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेंग यू ने अचानक कुछ शब्द उगल दिए। दरअसल उसने यह बात हे फैंग से कही थी। एनसेन मूल रूप से बहुत ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन जब से उसने हे फैंग के साथ घूमना शुरू किया वह और भी विकृत व्यवहार करने लगा था। ज़ियाओ यू, क्या मैं तुम्हें एक सुंदर लड़के से भी मिलवाऊं? मैंने सुना है कि हमारे मुख्यालय के पास एक नया स्थान खोला गया है और वहां कई। भाड़ में जाओ, लेंग यू चिल्लाया। हे फैंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तीनों ने एक साथ कई कार्यों पर काम किया था और एक अच्छा रिश्ता बनाया था। वे ये भी जानते थे कि लेंग यू हर कार्य के बाद कुछ समय के लिए परेशान हो जाती थी, क्योंकि हर मिशन के दौरान दोनों लोग सुर्खियों में रहते थे। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद यह आकर्षक हमर सीधे पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़ी हो गई। अरे, यहाँ पार्किंग नहीं है। तुम कौन हो? जब एक गार्ड ने तीनों लोगों को कार से बाहर निकलते देखा तो वह उनके पास आया और ठंडी आवाज में उनसे बोला, बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पार्किंग पसंद है।
सेन ने हे फैंग को घूरा और अपनी जेब से एक प्रमाण पत्र निकाला। सिक्योरिटी ब्यूरो शब्दों ने सिक्योरिटी गार्ड को चौंका दिया। हालांकि वे सिक्योरिटी ब्यूरो का विशिष्ट अर्थ नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि सिक्योरिटी ब्यूरो के लोगों का दर्जा बहुत ऊंचा था, यहां तक कि विशेष बलों से भी ऊंचा। वे वरिष्ठ प्रशासकों के समान थे, इसलिए उनके निदेशक को भी उन्हें डांटने का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ पार्क करो, यहाँ पार्क करो, ये सब ठीक है, गार्ड ने बार बार सिर हिलाया और कहा। तीनों लोगों ने उसे अनदेखा किया और सीधे कार्यालय भवन में चले गए। शिट, सुरक्षा ब्यूरो के लोग वास्तव में यहाँ आए थे। वे वास्तव में अच्छे हैं। कमाल है, वह लड़की बहुत हॉट थी, गार्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और बाकी सभी को बताने के लिए अपना इंटरकॉम निकाला। आखिरकार तीनों आसानी से निदेशक के कार्यालय में पहुंच गए। कृपया पहले बैठ जाएं और कुछ चाय पिएं। निदेशक थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, सचिव ने तीनों को चाय परोसने के बाद कहा। सुंदरता, निर्देशक कहाँ है? हे फैंग ने चाय की चुस्की ली और हंसते हुए पूछा। अच्छा निर्देशक, वे मीटिंग में हैं और आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, सचिव ने जवाब दिया। ओह, आधा घंटा, हम इंतजार कर सकते हैं। तुम बैठो और हमारे साथ बातचीत करो। हे फैंग ने सचिव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसका हाव भाव और व्यवहार सामान्य था, फ्लर्टिंग टाइप का नहीं। वह बस समय बिताने के लिए उससे बातचीत करना चाहता था। हे फैंग एक आम आदमी था, उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वह ज्यादातर समय बात करते समय बहुत ज्यादा रोता था। जब बात सुंदर महिलाओं की आती थी तो वह केवल उन्हीं को देखता था जिनसे उसे वाकई प्यार हो जाता था। अगर वह वाकई लड़कियों को बहकाने पर ध्यान केंद्रित करता, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो, तो उसे सुरक्षा ब्यूरो में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन अगर उसके पास वाकई कुछ छिपे हुए इरादे भी थे, तो उसके बगल में खड़ी गंभीर चेहरे वाली लड़की उसे कोई मौका नहीं देगी। लेंग यू ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, अपनी आकर्षक फीनिक्स आंख दिखाते हुए। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर सचिव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हमारा समय सीमित है, हमें यहाँ इंतजार करवाकर इसे बर्बाद मत करो। कृपया तुरंत अपने निर्देशक को बुलाओ। यह, सचिव ने अजीब सा भाव दिखाया। उसने तुम्हें उसे बुलाने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम्हें बस उसे बताना होगा कि हम यहाँ हैं। एनसेन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। ठीक है, सचिव ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और फिर चली गई। सचिव बैठक कक्ष तक दौड़ता हुआ गया। बैठक अभी भी चल रही थी, लेकिन जब निर्देशक ने सचिव को देखा तो उसने अपना भाषण रोक दिया और उसकी ओर देखा। सचिव तेजी से निर्देशक के पास गया, झुककर फुसफुसाया, निर्देशक, सुरक्षा ब्यूरो से यहाँ 3 लोग हैं। वे चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनसे मिलें। ये सुनकर निर्देशक ने अपना सिर हिलाया, फिर टेबल पर फोल्डर बंद किया और कहा, कृपया मेरे द्वारा बताए गए काम को जल्दी से निपटाएं। आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही। निर्देशक, आपने यह नहीं बताया कि इनलान ब्रिज पर हुई घटना से कैसे निपटना है। जैसा आप ठीक समझें उससे निपटें। जवाब के बाद निर्देशक जल्दी से बाहर चला गया, जिससे अंदर मौजूद 10 से ज्यादा लोग एक दूसरे को घूरते रह गए। निर्देशक मीटिंग के बीच में ही चला गया। ऐसा लगभग 2 साल में पहली बार हुआ था। नमस्ते, मैं डोंग जियांगचुआन हूँ। निदेशक के दफ्तर लौटने के बाद उसने 3 लोगों की तरफ कुछ बार देखा और उनका अभिवादन किया। नमस्ते, निर्देशक डोंग, हे फैंग ने सिर हिलाया और गंभीर नज़र से कहा। निर्देशक डोंग, कृपया हमें न्यू मून बे में आलीशान हवेली में क्या हुआ, इसके बारे में अधिक जानकारी दें। हवेली में घटनाएं वास्तव में जटिल हैं। डोंग जियांगचुआन की अभिव्यक्ति रुक गई। जैसे ही वह स्थिति को समझाना जारी रखने वाला था, एनसेन ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, समय बर्बाद मत करो। क्या कोई निगरानी वीडियो नहीं है? हमें इसे जल्दी से देखने की ज़रूरत है। हालांकि मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर इसमें कोई अजेय आदमी नहीं है तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। डोंग जियांगचुआन थोड़ा स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था कि इस मजबूत आदमी का स्वभाव बहुत गर्म था। निर्देशक, मेरा दोस्त उतावला है, कृपया उसे माफ़ करें। लेंग यू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा। सभी स्वामी गर्वित थे, हालांकि चूंकि वे दूसरे लोगों के क्षेत्र में थे, इसलिए कुछ सम्मान दिखाने की ज़रूरत थी। अच्छा, पहले वीडियो देखते हैं। डोंग जियांगचुआन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सीधे लैपटॉप उठाया और तीनों के सामने चाय की मेज पर रख दिया, फिर स्क्रीन को तीनों की तरफ घुमाया और निगरानी वीडियो चलाना शुरू कर दिया। अरे वाह, वह लड़का इतना मोटा कैसे हो सकता है? जब एनसेन ने दाहेई को छोटी पांडा कार से बाहर निकलते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। उन विस्फोटक मांसपेशियों को देखते हुए एनसेन को वास्तव में थोड़ा झटका लगा। बात मत करो, चुप रहो और देखो, हे फैंग ने चेतावनी दी। वह और लेंग यू भी सख्त दिख रहे थे। आम लोग नई परिस्थितियों से अभिभूत थे, जबकि पेशेवर लोग चाल का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने दाहेई को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई आसान मामला नहीं था। हालांकि जब उन्होंने दाहेई को हिलते डुलते देखा तो वे सभी डर गए। जब उन्होंने देखा कि वह वास्तव में अजेय है तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बकवास, बकवास, बकवास। क्या बकवास है? वह वास्तव में अजेय है। हे भगवान, यह आदमी अवश्य ही एक मास्टर होगा। लानत है, हम तीनों उसके दांतों को बंद करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। अगर वह हमें एक बार भी मारता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और वह कुत्ता, वह क्या बकवास है?
क्या वह मुझसे भी तेज है? हमें उनसे लड़ने का सुझाव देना भी हास्यास्पद है। इस बिंदु पर यह हे फैंग था जो स्क्रीन को घूर रहा था और चिल्ला रहा था, भले ही उसने अभी अभी एनसेन को चुप रहने के लिए याद दिलाया था। यहाँ तक कि उनके कप्तान के पास केवल इनवर्ट स्ट्रेंथ थी। जाहिर है, वीडियो में बड़ा आदमी केवल इनवर्ट स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली लग रहा था। भले ही वह न हो, अपने अद्भुत अजेय बचाव के साथ वह एक इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल कलाकार द्वारा नीचे नहीं गिराया जा सकता था। ऐसा लगता है कि उसका बचाव चरम शक्ति की सीमा तक पहुंच गया है। केवल हमारा बॉस ही उससे लड़ने में सक्षम है। लेंग यू ने गहरी सांस ली और विस्मय से कहा, मैं पहले उससे लड़ने का इरादा रखता था, अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसका मांसल शरीर मेरे से 2 गुना बड़ा है। आह, एनसेन ने दुखी होकर कहा। किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा के लिए अंतर बहुत बड़ा था। निर्देशक, क्या चल रहा है? कृपया हमें और विवरण बताएं। हम तीनों इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 5 मिनट बाद हे फैंग ने अपना संयम संभाला। उसने चाय का आधा बर्तन गटक लिया, फिर डोंग जियांगचुआन को देखा और फूट फूट कर हंसा। हा। जब निर्देशक ने तीनों के अचंभित भाव देखे तो वह थोड़ा खुश हुआ। उनका अभिमान कहाँ चला गया? हालांकि मामले को अभी भी सुलझाना था। डोंग जियांगचुआन ने धीरे से खांसते हुए कहा, उसी की वजह से हमने सुरक्षा ब्यूरो से संपर्क किया। मेरे एक दोस्त ने वीडियो देखा और भविष्यवाणी की कि वह बड़ा आदमी एक इनवर्ट स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट है। जब तक वह शरीर को बेहतर बनाने के रहस्य में महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह इतना मजबूत नहीं दिखाई देगा। आंतरिक शक्ति के मामले में वह उतना भयानक नहीं है जितना दिखता है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि प्रशिक्षक लियू की यह टिप्पणी केवल अतीत की बात थी। लियू को वास्तव में तब तक मुक्का मारा गया था जब तक कि वह माउंट न्यू मून पर दहेई द्वारा अवाक नहीं हो गया। अध्याय 193। वास्तव में दाहेई और प्रशिक्षक लियू वास्तविक शक्ति के मामले में लगभग एक जैसे थे। वे दोनों आंतरिक शक्ति की ऊपरी सीमा पर थे। हालांकि दाहेई शारीरिक रक्षा में बेहतर था, इतना कि वह इस मामले में अधिकांश शीर्ष पीक स्ट्रेंथ मार्शल कलाकारों से भी आगे निकल गया। लिटिल हेई दाहेई से थोड़ा कमतर था, शायद आंतरिक शक्ति के मध्यम स्तर पर, लेकिन उसकी गति अधिकांश पीक स्ट्रेंथ मास्टर्स से मेल खा सकती थी। जहां तक झाओ फैंग की बात है तो यह स्पष्ट था कि वह सबसे कमजोर था। झाओ फैंग केवल स्पष्ट शक्ति के स्तर पर था। उसे मौजूद अन्य 3 लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि उनमें से कोई भी उसे 5 मिनट से भी कम समय में हरा सकता है। अगर वे तीनों एक साथ चले गए तो 1 मिनट ही काफ़ी होगा। डोंग जियांगचुआन वास्तव में उनके सदमे को अच्छी तरह से समझ गया था। जब बात काम की आई तो उसके हाव भाव और भी गंभीर हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, झाओ फैंग ने तांग जहान की संपत्ति से सारे खजाने लूट लिए, जिनकी अनुमानित कीमत 1 अरब युआन से ज्यादा है। हवेली की घटना के दौरान उन्होंने 30 से ज्यादा लोगों को मार डाला और घायल भी किया। हालांकि प्रभाव को दबा दिया गया था, लेकिन मामले को अभी भी सुलझाया जाना है। हमने कुछ दिनों तक जांच की और कुछ सुराग पाए। मैं उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में बताऊंगा। डोंग जियांगचुआन ने एक उंगली फैलाई और कहा, सबसे पहले झाओ फैंग मूल रूप से हमारे अंडरकवर एजेंटों में से एक था। उसने तांग जहान को पकड़ा, सबूत पाए और 200 किलोग्राम ड्रग्स वापस हासिल किए। उसके गुण और अवगुणों की भरपाई की जा सकती थी। हालांकि उसने सिर्फ सबूत और ड्रग्स छोड़े, खजाने का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। और उसने तब से हमसे संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा उसकी ताकत स्पष्ट शक्ति स्तर तक सुधर गई है, इसलिए हमें संदेह है कि वह एक मार्शल कलाकार का अनुसरण कर रहा है और उसके मालिक मिंगमैन के आराम रेस्तरां के मालिक होने की संभावना है। वह हाल ही में वहां बहुत समय बिता रहा है और बॉस ने बहुत ही निर्णायक और निर्दयी तरीकों से कुछ समय पहले व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाया। बॉस निस्संदेह एक मार्शल कलाकार है, लेकिन हम नहीं जानते कि वह किस स्तर पर पहुंच गया है। दूसरा, बड़ा आदमी जाने के बाद किसी तरह गायब हो गया। ये बहुत अजीब है। हमने कई दिनों तक खोज की है और कुछ नहीं मिला। विश्लेषण के बाद 90% संभावना है कि वह हांगकांग छोड़ चुका है और 10% संभावना है कि वह हांगकांग में कहीं छिप गया है। तीसरा, हमें झाओ फैंग द्वारा लिए गए खजाने को पुनः प्राप्त करना है। यही कारण है कि हमने आपको लोगों को बुलाया है। आखिरकार यह कोई छोटी रकम नहीं है। अचानक डोंग जियांगचुआन का सेल फोन बज उठा और उसने कहा, क्षमा करें, मुझे पहले इस कॉल का जवाब देने दें। डोंग के ये कहने के बाद वह पलटा और कमरे से बाहर चला गया। 2 मिनट से भी कम समय बाद उसने दरवाज़ा खोला और वापस आया, थोड़ा स्तब्ध। मुझे लगता है कि एक और बात है। डोंग जियांगचुआन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और कहा, चौथा, मुझे अभी एक संदेश मिला है कि रेस्तरां के मालिक ने अपने एक ग्राहक की बीमारी को ठीक कर दिया है। उसने जो बीमारी ठीक की है वह है कैंसर, जो उन्नत अवस्था में है। मूल रूप से ये पुष्टि की जा सकती है कि मालिक बहुत ही असामान्य है और उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में महारत हासिल होनी चाहिए। ये कहने के बाद डोंग जियांगचुआन ने बात करना बंद कर दिया और तीनों लोगों को दृढ़ता से देखा। 2 मिनट बाद उन्होंने खबर को आत्मसात कर लिया। हे फैंग ने बार बार अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, क्या कोई 5वां या 6ठा बिंदु है? कृपया इसे एक बार में बता दें ताकि हम इसे अभी समझ सकें। वर्तमान में और कुछ नहीं है। डोंग जियांगचुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। क्या यह मजाक है? हम इसे संभाल नहीं सकते।
हे फैंग ने गहरी भौहें से कुड़ी, अपना सिर हिलाया और कहा, वह एक रेस्तरां का मालिक क्यों है? मैं बहुत उलझन में हूँ। ये मास्टर कहाँ से आए हैं? वह अजय है, उसे हराने का कोई तरीका नहीं है। हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तुम यहाँ उस आदमी से लड़ने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा लक्ष्य खजाने को वापस पाना है। अगर तुम उस ताकतवर आदमी से टकराते हो तो तुम अपने मालिक को सूचित कर सकते हो और उसे पकड़ सकते हो। लेकिन तुम्हें बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। वह ताकतवर आदमी उस घटना के बाद से दिखाई नहीं दिया है, डोंग जियांगचुआन ने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि वर्तमान में यही सबसे अच्छा समाधान है। झाओ फैंग नाम का लड़का कहाँ है? हे फैंग ने पूछा। वह हाल ही में रेस्तरां में आया था, डोंग जियांगचुआन ने जवाब दिया। निर्देशक, क्या आपने नहीं कहा कि रेस्तरां के मालिक ने पहले भी कुछ हरकतें की हैं? क्या उसका कोई वीडियो है जिसे हम पहले देख सकें? लेंग यू ने पूछा। हाँ, 1 मिनट रुको, मुझे इसे ढूंढने दो। डोंग जियांगचुआन ने कंप्यूटर लिया, एक फोल्डर ढूंढा और वीडियो पर क्लिक किया। रणविजय को जबरन चांगशेंग नाइट क्लब में घुसते देख उनके हाव भाव बदल गए। वे अचंभित या शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि राहत महसूस कर रहे थे। क्या वह स्पष्ट शक्ति के स्तर पर नहीं है? मैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। हे फैंग ने हंसते हुए कहा। निर्देशक, आपकी दृष्टि में वाकई कोई समस्या है। आपने वास्तव में उसे मास्टर कहा था, क्या वह नहीं है? डोंग जियांगचुआन हैरान था। बकवास, मैं उसे एक ही थप्पड़ से गिरा सकता हूँ, एनसेन ने दबी हुई आवाज में कहा। मुझे आपसे पूछना है, क्या वह बड़ा आदमी वाकई हांगकांग छोड़कर चला गया है? शायद वह सिर्फ एक बार दिखाई दिया और फिर गायब हो गया, डोंग जियांगचुआन ने जवाब दिया। तो यह आसान है। एनसेन ने चाय का प्याला उठाया और एक ही घूंट में सारी चाय पी ली, फिर कहा, उस स्पष्ट शक्ति वाले लड़के और स्पष्ट शक्ति वाले छोटे मालिक के संबंध में हम तीनों ही उन्हें आसानी से गिराने के लिए पर्याप्त हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए खजाने वापस लाएंगे। तो मुझे तुम्हें पहले ही धन्यवाद देना होगा। डोंग जियांगचुआन ने धीरे से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं। एनसेन खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर बोला, तुम दोनों अभी भी वहां क्यों बैठे हो? चलो चलते हैं। इस बार तुम दोनों को कुछ नहीं करना है। मैं उन दोनों को हरा सकता हूँ। ठीक है। हे फैंग ने लेंग यू की ओर देखा और कहा, तो चलो चलते हैं। खड़े होने के बाद हे फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसे अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्पष्ट शक्ति मार्शल कलाकार झाओ फैंग 1 अरब युआन से अधिक का खजाना लेकर चला गया और इतने खुले तरीके से घूमता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास निर्भर करने के लिए कोई था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि उसका रक्षक वह स्पष्ट शक्ति बॉस था या नहीं। अगर ऐसा है तो ये थोड़ा मजेदार होगा। तुम दोनों रुको। लेंग यू ने उन पर अपनी आंखें घुमाई, फिर डोंग जियांगचुआन को देखा और कहा, निर्देशक, क्या आपने अभी तक दोपहर का भोजन किया है? क्यों न हम साथ में भोजन करें और स्थिति की बारीकियों के बारे में बात करें। लेंग यू तीनों में सबसे शांत थी। उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना पसंद था, इसलिए वह स्थिति के बारे में और जानना चाहती थी। दुश्मन और खुद को जानने से ही आप लड़ाई जीत सकते हैं। जब डोंग जियांगचुआन ने यह सुना तो उसने सीधे सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें बगल के रेस्तरां में ले चलूंगा। आखिरकार कई लोग दोपहर के भोजन के लिए बगल के रेस्तरां में चले गए। उसी समय सन परिवार भी रणविजय के रेस्तरां में आ गया। रेस्तरां में बहुत से लोग थे, खासकर गेट पर लगभग 50 लोग एक साथ इकट्ठे थे, लाइन में इंतजार कर रहे थे। ये दुनिया के स्वादिष्ट भोजन का प्रभाव था। बहुत से लोग पहली बार समूहों में आए थे। सन परिवार को देखने के बाद पुराने ग्राहकों ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, उन्हें देखो, वे सभी यहाँ के सदस्य हैं। उन्होंने 3 सदस्यता कार्ड खरीदे हैं। वे बहुत अमीर हैं। सदस्यता कार्ड के साथ क्या है? कुछ लोग हैरान थे। क्या छोटे रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड रखना आम बात नहीं थी? हालांकि पुराने ग्राहकों के जवाब ने उन्हें चौंका दिया। क्या हो रहा है? हाँ, आपने गेट पर लगे बोर्ड को नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, इस रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड 1 मिलियन युआन में बिकता है और यह छूट वाली कीमत है। अब इसे मूल कीमत पर बहाल कर दिया गया है। 1 मिलियन? हे भगवान, मूल कीमत कितनी है? 10 मिलियन। एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की पोशाक पहने एक और महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने टेस्टी फूड ऑफ द वर्ल्ड नहीं देखा? जैसा कि उस शो में बताया गया है, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और यह आम दुकानों से 10 गुना ज्यादा महंगा है। इसमें मेंबरशिप कार्ड की कीमत का भी उल्लेख किया गया है। जिस महिला ने बात की वह वानकिंग ग्रुप की बेटी लिनजू थी। वह एक बार रणविजय से मिली थी। जब वह घर पर बोर हो रही थी तो उसने टेस्टी फूड ऑफ द वर्ल्ड की नई रिलीज देखी। चूंकि वह पश्चिमी जिले में एक कल-सेक में रहती थी, इसलिए दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसलिए वह उत्सुकता से इसका स्वाद चखने के लिए आई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग लाइन में होंगे। अरे वाह, ये बहुत महंगा है। बहुत बढ़िया। नया ग्राहक अवाक रह गया। हाँ, एक पुराने ग्राहक ने उसे देखा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अभी ज्यादा हैरान मत होइए। एक बार जब आप भोजन का स्वाद चखेंगे तो आप और भी चौंक जाएंगे। और आपको ये भी एहसास होगा कि इस रेस्टोरेंट के सदस्य बिल्कुल यहूदी जितने अमीर हैं। मालिक द्वारा बनाए गए व्यंजनों का आनंद लेने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है। हालांकि मैंने भोजन नहीं खाया है, लेकिन केवल सुगंध ही इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है।
ओह, नया ग्राहक उदास होकर सिर हिलाया। लोगों की निगाहों के सामने सन परिवार रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। सन मिंग अपने हाथ में कार्टून गुड़िया और छोटे खिलौनों का एक छोटा सा बैग लिए हुए था। मिस्टर रणविजय। कमरे में प्रवेश करने के बाद सन मिंग ने रणविजय का रास्ता दिखाया। रणविजय को देखकर सन मिंग की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद श्री रणविजय, महान अनुग्रह के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि श्री रणविजय। अपनी बात पूरी करने से पहले रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा अपना व्यवहार है जिसने तुम्हें बचाया है। मूल कारण ये था कि सन मिंग ने मिंगमैन का पक्ष जीता था, इसीलिए रणविजय ने उसे बचाया। अगर ऐसा ना होता, अगर वह रेस्तरां में एक साधारण ग्राहक होता, तो वह जरूरी नहीं कि कुछ करता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मिस्टर रणविजय, मैं इसे जरूर याद रखूंगा। सन मिंग ने 2 बार खुशी से मुस्कुराया। इस समय मिंगमैन सोफे पर खड़ा था और कई सेकंड के लिए सन मिंग के हाथ में बैग को घूरता रहा। ये पुष्टि करने के बाद कि अंदर कुछ खिलौने हैं, छोटी राजकुमारी ने कहा, ओह चाचा, क्या आप फिर से मिंगमैन के लिए खिलौने लाए हैं? हाँ, यहाँ देखें कि क्या आपको वे पसंद हैं। सन मिंग सोफे पर गया और मिंगमैन को छोटा बैग दिया। मुझे वे पसंद हैं। मिंगमैन ने खुशी से थैली ली और एक के बाद एक खिलौने निकाले, फिर खिलौनों के साथ खुशी से खेला। जब मिंगमैन पहली बार रेस्तरां में आई थी तो उसके पास केवल कुछ खिलौने थे। हालांकि सिर्फ 1 महीने में ही रेस्तरां में यूनियन गार्डन से ज्यादा खिलौने थे। सन मिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह पलटा और अपने परिवार को वापस उनकी सामान्य टेबल पर ले गया। हे सन डोंगहेम खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी, कंपनी चली गई है। क्या अब मैं आज़ाद हूँ? बकवास, तुम मेरे साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करोगे। सन मिंग मुस्कुराया और अपने बेटे की तरफ आंखें घुमाई। मैं वास्तव में व्यवसाय करने लायक नहीं हूँ। सन डोंगहेम ने कुछ अजीब नज़र से जवाब दिया। अध्याय 194। अमिंग डोंगहेम से कुछ दिन आराम करने के लिए क्यों नहीं कहते? वह अभी भी छोटा है और मनोरंजन में उसकी रुचि होना सामान्य बात है। सन की माँ अच्छे मूड में थी, इसलिए उसने इस बार अपने बेटे का बचाव किया। सन मिंग ने धीरे से नाक सिकुड़ी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और भावुक होकर आह भरी, फिर कहा, इस घटना के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। डोंगहेम, अतीत में तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने के लिए मजबूर करना मेरी गलती थी। अब से पिताजी तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। तुम मनोरंजन उद्योग में भाग ले सकते हो क्योंकि तुम्हारी इसमें रुचि है। सच में? सन डोंगहेम की आंखें चमक उठीं। मम्मा, सन मिंग ने हंसते हुए कहा, हालांकि तुम बकवास नहीं कर सकते। एक बार जब तुम इस पेशे में प्रवेश करने का फैसला कर लेते हो तो तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं फिलहाल कोई कंपनी शुरू करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। पहला, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, और दूसरा, क्योंकि मैं मीडिया के बारे में सीखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता बना सकता हूँ। सन मिंग की कंपनी की बिक्री से उसे 150 मिलियन युआन मिले। हालांकि उसे अपनी बीमारी को ठीक करने में 100 मिलियन युआन से ज्यादा लग गए। शेष 40 मिलियन युआन सन मिंग के लिए एक कंपनी स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिसे वह संचालित कर सके। पिताजी, सन डोंगहेम इतना भावुक हो गया कि उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी और उसने कहा, आप बहुत दयालु हैं। ठीक है, अब मैं खुले विचारों वाला हूँ। अब से तुम स्वतंत्र हो, सन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय लियांग मेंकी, उसके 2 साथी और झाओ फैंग उनके पीछे टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। सन मिंग के परिवार की हरकत देखकर लियांग मेंकी ने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, वे बॉस के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्या बॉस ने उन्हें किसी तरह का विशेष उपकार दिया है? कुछ खास? तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं। जब उसने लियांग मेंकी को जिज्ञासा से मुंह बनाते हुए देखा तो झाओ फैंग के मन में एक विचार आया, लेकिन वह थोड़ा अवाक था। मेंकी, तुम कल्पना कर रही हो, बॉस ने कभी किसी के लिए कुछ खास नहीं बनाया है। जब भी वह खाना बनाता है तुम हमेशा वहां होती हो। मुझे नहीं लगा कि बॉस ऐसा करेंगे। मुझे बॉस बहुत पसंद हैं और जब भी वह कुछ खास बनाते हैं तो मुझे न बताने का उनके पास कोई कारण नहीं है, लियांग मेंकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बारे में मत सोचो मेंकी, मुझे अब से तुम पर नज़र रखनी होगी। अगर तुमने लाइन से बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। यूकिंग ने उसे एक नज़र देखा। लियांग मेंकी की पृष्ठभूमि इतनी अच्छी थी कि उसे किसी की रखैल बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ये लड़की बॉस से प्यार करने लगी थी। जब वह 2 दिन पहले लियांग मेंकी के साथ रह रही थी तो उसने स्पष्ट रूप से इस लड़की को सपने में बॉस शब्द बुदबुदाते हुए सुना। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद झाओ फैंग ने लियांग मेंकी को अपने चेहरे पर एक अलग भाव के साथ देखा और कहा, मेंकी, मैं अब बॉस का अनुसरण करता हूँ। मुझे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दो और अगर बॉस कुछ स्वादिष्ट खाना पकाते हैं तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अरे, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन लियांग मेंकी ने झाओ फैंग की ओर सावधानी से देखा और कहा, तुम किंग और उस बहन के फ़ोन नंबर क्यों नहीं मांगते? क्या तुम मुझ पर कोई साजिश रच रहे हो? झाओ फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी।
वह ये नहीं कहना चाहता था कि उसके मन में उसके लिए कोई साजिश नहीं है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलना चाहता था। चूंकि उसे लगा कि यह स्वीकार करना बहुत ईमानदार और सीधा सादा होगा, इसलिए उसने उसे जवाब देने में संकोच किया। तो क्या हुआ अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई साजिश है? यू किंगटिंग ने नाक सिकोड़ी और कहा, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई साजिश रचने की बात होना बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि तुम दोनों एक प्यारी जोड़ी हो। झाओ फैंग, एक पल के लिए यहाँ आओ, मैं तुम्हें मेंकी का फ़ोन नंबर दूंगी। कृपया इसे सहेजना सुनिश्चित करें। यू किंगटिंग ने जल्दी से एक फ़ोन नंबर पढ़ा जो याद रखने में आसान था। झाओ फैंग ने इसे दर्ज किया और तुरंत नंबर पर कॉल किया। टेबल पर लियांग मेंकी के सेल फोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनकर उसने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा फ़ोन नंबर सेव हो गया है। इसे सेव करो, इसे सेव करो। यू किंगटिंग ने जोर से हाथ हिलाया और कहा, वैसे उसका फ़ोन नंबर भी उसकी वीचैट आईडी से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम भी इसे जोड़ सकते हो। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और उसके साथ रिश्ता बनाने का मौका है। ठीक है, जब बॉस कुछ स्वादिष्ट पकाएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। झाओ फैंग की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से लियांग मेंकी का वीचैट जोड़ दिया। भले ही उसे उसका फ़ोन नंबर मिल जाए, लेकिन वह उसे हर समय कॉल नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी वीचैट आईडी रखना ज़्यादा सुविधाजनक था। लियांग मेंकी ने हल्के से नाक से कुड़ी, फिर अपने मोबाइल स्क्रीन को कुछ बार छुआ और उसे दोस्त के रूप में जोड़ने की अनुमति दे दी। हालांकि वह जानती थी कि झाओ फैंग उसे पसंद कर सकता है, लेकिन वह उसकी वीचैट आईडी जोड़ने से इनकार नहीं करेगी क्योंकि वह उससे परिचित थी। आखिरकार उसके कुछ दोस्तों ने उसका पीछा किया था। रणविजय दोपहर के भोजन के लिए सॉसेज फ्राइड राइस और नूडल सूप बना रहे थे। उनका इरादा लाल सॉसेज को धीरे धीरे खाने का नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें लंबे समय तक रखा जाता तो वे खराब होने लगते। इसलिए उन्हें हर भोजन के साथ उनका इस्तेमाल करना पड़ता था। शायद लाल सॉसेज का ये बैच 3 या 4 दिनों में खत्म हो जाता। इन पिछले कुछ दिनों में सामान्य ग्राहक जो गैर सदस्य थे, वास्तव में बढ़िया भोजन का आनंद ले पाए। मेंगमैन दोपहर में नूडल सूप खाना चाहते थे, इसलिए रणविजय ने केवल 2 क्लासिक व्यंजन बनाए, अर्थात सेचुआन स्टाइल आलू के स्ट्रिप्स और लहसुन की चटनी के साथ खीरा। फिर उन्होंने 2 लाल सॉसेज निकाले, उन्हें स्लाइस में काटा और एक प्लेट पर रख दिया। मेंगमैन को लाल सॉसेज खाने का बहुत शौक था। सच में, जब मेंगमैन उत्तरी अमेरिका में रहती थी तो वह अपने खाने को लेकर बहुत ज़्यादा नखरे करती थी। उसे चिकना मांस या मोटा मांस पसंद नहीं था। हालांकि अपने पिता से मिलने के बाद उसने पाया कि उनके द्वारा बनाया गया कोई भी भोजन वास्तव में स्वादिष्ट होता था। थोड़ी देर बाद लिंजू, जो लाइन में खड़ी थी, 30 साल की एक सफ़ेदपोश महिला के पीछे पीछे चली गई और रेस्तरां में दाखिल हुई। क्या वह वही है? लिंजू को रणविजय की कोई याद नहीं थी, उसे फिर से देखने के बाद भी। लेकिन जब उसने मेंगमैन को देखा तो उसे पिता पुत्री की यह जोड़ी याद आ गई। आखिरकार मेंगमैन इतनी प्यारी थी कि उसने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। आम जिंदगी की तरह लोग एक खूबसूरत महिला को देखते ही उसे तुरंत याद कर लेते हैं। ये वह पल था जो उनके दिमाग में लंबे समय तक रहता था और उन्हें कई सालों बाद भी याद आ सकता था कि उन्होंने एक बार कहीं बहुत खूबसूरत महिला को देखा था। हालांकि लिंजू का इरादा उन्हें बधाई देने के लिए जाने का नहीं था। इसके बजाय उसने आसपास के माहौल को देखा और चुपके से अपना सिर हिलाया। कभी कभी ऐसे रेस्तरां में आना जो सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक शैली के साथ डिज़ाइन किया गया हो, उसे अच्छा महसूस कराता था, क्योंकि वह आमतौर पर केवल फैंसी रेस्तरां में ही जाती थी। वह टेस्टी फूड ऑफ द वर्ल्ड से नियमों को जानती थी कि वे खाने वालों का ख्याल नहीं रखते थे। कार्यक्रम में उल्लेख किया गया था कि खाने वालों को अपना खाना खुद लाना होगा और उसका भुगतान खुद करना होगा। वह सफ़ेदपोश महिला के पीछे अंदर गई, जहां उसने खुद को चावल का कटोरा परोसा, एक गिलास दूध डाला और सफ़ेद मेज पर बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, लिंजू पूरी तरह से जम गई। ये फ्राइड राइस इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये वास्तव में उतना ही स्वादिष्ट है जितना कार्यक्रम में बताया गया था। नहीं, ये जितना कहा गया था उससे बेहतर स्वाद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसके दिमाग में 10,000 छवियां चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि रेस्तरां आज नए ग्राहकों का एक और समूह जीतने जा रहा था। केवल हांगकांग की यात्रा करने वाले लोगों, अपर्याप्त धन वाले लोगों या व्यस्त करियर वाले लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग मूल रूप से हर दिन इस रेस्तरां में आते थे। एक बार जब कोई व्यक्ति यहाँ का खाना चख लेता है तो वह इस रेस्तरां का वफादार प्रशंसक बन जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इन व्यंजनों के आकर्षण का विरोध नहीं किया जा सकता था, और उन्हें लगा कि इस रेस्तरां के मालिक रणविजय उच्च श्रेणी के हैं। दोपहर का भोजन जल्दी खत्म हो गया और दोपहर 2 बजे तक रेस्तरां शांत हो गया। इस समय रेस्तरां के ठीक बाहर दक्षिणी जिले के केंद्रीय कार्यालय के पास एन सेन ने नेतृत्व संभाला और बाहर निकल गया। उसने डकार ली और अपने पेट पर थपथपाया, फिर कहा, चलो असली काम करते हैं। मैं उन 2 लोगों को जिनके पास केवल स्पष्ट शक्ति है थप्पड़ मार सकता हूं और उन्हें उड़ा सकता हूं। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम भी स्पष्ट शक्ति चरण में नहीं हो। लेंग यू ने नाक भान से कुड़ी। भले ही मैं स्पष्ट शक्ति चरण में हूं, फिर भी मैं उनसे अधिक शक्तिशाली हूं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। अगर हम केवल शक्ति पर विचार कर रहे हैं तो तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, एनसेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा।
मेरे पास तुमसे निपटने के 100 तरीके हैं, तुम बेवकूफ़ और मोटे आदमी हो। हे फैंग ने अपनी असहमति दिखाने के लिए अपने होंठ सिकोड़े। चीफ कांस्टेबल, हम पहले इन मामलों को संभाल लेंगे। डोंग जियांगचुआन को देखते हुए लेंग यू ने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी घड़ी पर नजर डाली और कहा, हम दोनों लोगों को लगभग 1 घंटे में पुलिस स्टेशन वापस लाएंगे और पूछताछ आपके विभाग पर छोड़ देंगे। ठीक है। डोंग जियांगचुआन ने अपना सिर हिलाया और उन्हें याद दिलाया, यदि संभव हो तो इस कार्य को करते समय हिंसा का उपयोग न करें। बेहतर होगा कि आप पहले उनसे बात करें और उन्हें अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आने के लिए कहें। मैंने सुना है कि उस रेस्तरां में बहुत सारा कारोबार होता है। ये सब निर्भर करता है। आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोई ना हो। हमारा समय बर्बाद मत करो, बस हमारा इंतजार करो। एनसेन ने घृणा से अपना हाथ हिलाया, फिर आगे बढ़कर चला गया। वे बड़ी हम्मर में सवार हो गए और एनसेन ने उसे चलाया। वह थोड़ा घबराया हुआ था और उसने गाड़ी की गति को कम किया। वह दिल से उन्हें हराना चाहता था और उन्हें वापस पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था। मूल रूप से दहेई के बाद उसके अविश्वसनीय बचाव और ताकत को देखने के बाद वह पूरी तरह से डर गया था, लेकिन जब उसने सुना कि वह ताकतवर आदमी गायब हो गया है और उसके प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 2 मार्शल कलाकार हैं जो स्पष्ट शक्ति चरण में प्रवेश कर चुके हैं, तो वह उनसे फिर से लड़ने में दिलचस्पी रखता था। उसकी चिड़चिड़ाहट और उत्सुकता ने उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए प्रेरित किया, इतना कि उसने लाल बत्ती की भी अनदेखी की। इस बीच रेस्तरां के अंदर, पापा, मेंग मेंग माउंट न्यू मून जाना चाहती है। मेंग मेंग ने बचकानी आवाज में बोलते हुए रणविजय को सोफे पर धकेल दिया। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं, रणविजय ने सिर हिलाते हुए कहा। वह माउंट न्यू मून जाकर आलू के साथ स्टू चिकन बनाने के लिए कुछ मुर्गियां ला सकता था। ठीक है, मेंग मेंग साफ और सुंदर कपड़े पहनना चाहती है। रणविजय मेंग मेंग को दूसरी मंजिल पर ले गया और उसे कुछ स्पोर्ट्सवियर पहनाए। जैसे ही वे नीचे आए और मेंग मेंग ने खिलौनों से भरा सोफा देखा, वह रणविजय की बाहों में मचलने लगी। ओह पापा, मेंग मेंग को नीचे रख दो, हम बिग हे, लिटिल हे, दाजिन और दाहा के लिए खिलौने ला सकते हैं। रणविजय ने हंसते हुए कहा और फिर मेंग मेंग को अपनी बाहों में लेकर सीधे सोफे पर चला गया। उसने एक प्लास्टिक की थैली निकाली और उसे खोला ताकि मेंग मेंग अपने चुने हुए खिलौने उसमें रख सके। ये दृश्य देखकर झाओ फैग अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपना मोबाइल फोन थामे लियांग मेंगकी के फ्रेंड सर्कल को देखता रहा। उसे संदेह होने लगा था कि लियांग मेंगकी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चूंकि झाओ फैंग की बारीकियां समझने की क्षमता अच्छी थी, इसलिए वह बता सकता था कि लियांग मेंगकी द्वारा साझा की गई हर चीज़ काफ़ी मूल्यवान थी। लियांग मेंगकी ने गलती से कुछ तस्वीरों में जो हार, घड़ियां और अन्य गहने दिखाए थे, वे सभी उच्च मूल्य वाले उच्च श्रेणी के सामान थे। हालांकि जिस चीज़ ने झाओ फैंग को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, वह एक शानदार नौक पर ली गई तस्वीर थी, जिसमें केवल 7 या 8 लोग थे। उसमें लगभग सभी लोग खूबसूरत महिलाएं थीं। लियांग मेंगकी ने सफ़ेद बिकनी पहनी हुई थी, जिससे झाओ फैंग बेसुध होकर उसे घूर रहा था। कितनी सुंदर और सेक्सी! झाओ फैंग थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने लियांग मेंगकी की तस्वीर देखी, उसका दिल थोड़ा धड़क उठा। जब झाओ फैंग तस्वीरों को निहारने में व्यस्त था, एक काली हम्मर पागलों की तरह तेज गति से आकर रेस्तरां के सामने रुकी। ये वास्तव में रेस्तरां के गेट के ठीक सामने रुकी। झाओ फैंग ने जब इसकी स्थिति देखी तो वह भौंचक्का रह गया और अपनी आंखों में ठंडी नज़र से इसे जांचा। झाओ फैंग की निगाहों के सामने 3 लोग वाहन से बाहर निकले। जो आदमी आगे चल रहा था वह बहुत लंबा था, 1.8 मीटर से ज्यादा लंबा, और उसकी मांसपेशियां भारोत्तोलक जैसी लग रही थीं। दूसरे आदमी और औरत का शरीर काफी सुडौल था, लेकिन झाओ फैंग को लगा कि वे कुछ हद तक असाधारण थे। हालांकि एनसेन के चेहरे पर भाव देखने के बाद झाओ फैंग ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उनका व्यवहार इतना खतरनाक क्यों था? क्या वे परेशानी खड़ी करना चाहते थे? अध्याय 195। झाओ फैंग खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। एनसेन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और अंदर घुसा। कमरे में चारों ओर नजर घुमाने के बाद उसने पाया कि पहला लक्ष्य झाओ फैंग और दूसरा लक्ष्य बॉस दोनों मौजूद थे, जिससे तीनों लोगों की आंखें झपकने लगीं। हालांकि प्यारी मेंगमेंग को देखने के बाद हे फैंग और लेंग यू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। चूंकि यहाँ इतनी प्यारी लड़की थी, इसलिए इन दोनों का इरादा उनके साथ सख्ती करने का नहीं था, लेकिन एनसेन ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने झाओ फैंग और रणविजय को घूरते हुए ऊंची और कर्कश आवाज में बात की, तुम दोनों मेरे साथ आओ। उसकी बात सुनकर रणविजय ने उनकी तरफ देखा। मेंगमेंग, जो अपने खिलौनों से खेल रही थी, ने एनसेन की तरफ देखा, फिर उसके आक्रामक रवैये को भांपते हुए मुंह बनाया और रणविजय के ऊपर झुक गई। तुम कौन हो? झाओ फैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर गरिमा का भाव छा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, हमारे साथ आओ और बकवास मत करो। एनसेन ने झाओ फैंग को गंदी नज़र से देखा। क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो? झाओ फैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसी समय उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं और वह किसी भी समय अपना कदम उठाने के लिए तैयार हो गया। झाओ फैंग की शक्ल देखकर एनसेन दुखी हो गया और जोर से आहें भरने लगा। जब वह बात करने वाला था, लेंग यू ने जल्दी से उसे अपने भारी हाथ से पकड़ लिया और एनसेन के बगल में आ गया, फिर शांति से झाओ फैंग को देखा और कहा,
हम यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आए हैं, लेकिन हमें तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बात पर आओ और बकवास मत करो या यहाँ से चले जाओ। झाओ फैंग ने तीनों लोगों को ठंडी नज़रों से देखा। एनसेन बहुत गुस्से में था और उससे लड़ने वाला था, लेकिन हे फैंग ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। पहले बात करते हैं। झाओ फैंग की ओर देखते हुए हे फैंग ने कहा, हम सुरक्षा ब्यूरो से हैं। झाओ फैंग, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। अब तुम्हें और रेस्तरां के मालिक को हमारे साथ आना होगा। हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। सुरक्षा ब्यूरो? मैं? झाओ फैंग की अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई। वह जानता था कि सुरक्षा ब्यूरो किस तरह की जगह है और उसने प्रशिक्षक लियू को विशेष बलों में रहते हुए इसका उल्लेख करते सुना था। उसने कहा था, विशेष बलों की तुलना में सुरक्षा ब्यूरो एक अधिक शक्तिशाली विभाग है जिसमें सभी कर्मचारी सच्चे स्वामी हैं। हालांकि जैसे ही झाओ फैंग ने बात करना शुरू किया, रणविजय, जो सोफे के एक तरफ बैठा था, ने एक बहुत बड़ी बात कही। मेरे पास समय नहीं है। सरल शब्दों में उदासीनता और तिरस्कार की भावना प्रकट हुई। चाहे आप कोई भी हो और आपकी स्थिति कुछ भी हो, वह सिर्फ इसलिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि आपने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। इन शब्दों ने जाहिर तौर पर हे फैंग और लेंग यू को चौंका दिया, जबकि एनसेन का चेहरा चिड़चिड़ाहट से भर गया था। अपने मालिक की बातें सुनकर झाओ फैंग तुरंत गंभीर हो गया और सीधे उन्हें दरवाज़ा दिखा दिया। मेरे मालिक ने कहा कि वह उपलब्ध नहीं है। कृपया चले जाओ, चले जाओ। लानत है, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम सहमत नहीं हो जाते। एनसेन ने उसकी निंदा की, फिर अपनी दाहिनी मुट्ठी से झाओ फैंग पर जोरदार मुक्का मारा। इस बार हे फैंग और लेंग यू ने उसे नहीं रोका। झाओ फैंग भारी प्रहार से नहीं डरे, बल्कि उन्होंने भी अपनी दाहिनी मुट्ठी से उसका जवाब दिया, अपने सामने वाले आदमी से मुकाबला करने की तैयारी की। जैसे ही हे फैंग और लेंग यू ने यह देखा, उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कप्तान के अलावा एनसेन उनके दस्ते में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। ये लड़का, जो अभी अभी स्पष्ट शक्ति चरण में प्रवेश कर रहा था, अपनी क्षमता के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण राय रखता था क्योंकि उसने एनसेन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की थी। उनकी निगाहों के सामने दोनों मुट्ठियां टकराईं। धमाका! एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ झाओ फैंग 5 कदम पीछे हट गया, जबकि एनसेन केवल आधा कदम पीछे गया। एक ही झटके में परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस बिंदु पर झाओ फैंग की आंखों में आश्चर्य और दर्द था। अतीत में जब वह भूमिगत बलों के साथ घूमता था तो दक्षिणी जिले में उसका लगभग कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब जब से उसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था, उसे लगा कि उसकी ताकत बढ़ रही है। शायद यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां जितना अधिक आप सीखते थे उतना ही कम आप जानते थे। आज्ञाकारी रूप से अभी हमारे साथ आओ या मैं तुम्हें पीटूंगा। एनसेन ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। उसकी कर्कश आवाज सुनकर मिंगमैंग ने अपना चेहरा थोड़ा सिकोड़ लिया। पापा, वह बहुत डरावना है। थोड़ा डरे हुए महसूस करते हुए मिंगमैंग ने रणविजय की बाहों में जोर से धक्का मारा और धीमी आवाज में बोली, डरो मत, वे बस बदसूरत हैं। रणविजय ने अपना बायां हाथ मिंगमैंग के चारों ओर रखा और अपनी हथेली से मिंगमैंग के सिर को सहलाया, फिर हंसा। जब वह एनसेन और अन्य 2 लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा तो रणविजय ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसके दाहिने हाथ में हथेली के आकार की एक गुड़िया थी, जिसके सीने पर एक छोटा लाल फूल था। रणविजय ने अपनी मध्यमा और तर्जनी का उपयोग करके 6 पंखुड़ियों वाले छोटे लाल कपड़े के फूल को काटा और उसे उठा लिया। जिस क्षण हे फैंग ने रणविजय को ये कहते हुए सुना कि वे बदसूरत हैं, वह निश्चुप हो गया। उसने रणविजय की ओर देखा और एक कठोर स्वर में कहा, तुम्हें कौन बदसूरत लगता है? स्किप एनसेन, तुमने मुझे क्यों गिना? मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत शोर है, रणविजय ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त भी करता, आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके शरीर में एकत्रित हो गई और उसकी उंगलियों के बीच छोटे लाल फूल में प्रवेश कर गई। फिर उसने धीरे से अपनी कलाई हिलाई। अचानक छोटा लाल फूल उल्का की तरह उछला, भ्रामक रूप से धीमी गति से बहता हुआ। इस पल में उनके तीनों चेहरे बदल गए। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि छोटा लाल फूल उनके करीब आ रहा था, लेकिन उनके शरीर हमले की गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे थे। उनकी निगाहों के सामने छोटा लाल फूल और करीब आ रहा था। वे अपने दिल की धड़कन और अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकते थे। पलक झपकने से पहले ही छोटा लाल फूल उनके सामने आ चुका था। सबसे पहले एनसेन को हमले का सामना करना पड़ा। एनसेन की घबराई निगाहों के सामने छोटा लाल कपड़ा एक तीखी तलवार में बदल गया और उसकी बांह पर वार करने लगा। उसे बस उस जगह पर ठंडक महसूस हुई जहां से फूल गुजरा था। छोटा लाल कपड़ा फूल एक हथियार की तरह लग रहा था जिसमें ठंडक थी। फिर छोटे लाल फूल की गति कम नहीं हुई और वह तेजी से लेंग यू की गर्दन और हे फैंग के दाहिने गाल के आसपास की त्वचा पर उड़ गया। धमाका! पीछे की तरफ से बहुत ही धीमी आवाज आने पर तीनों लोगों ने चौंककर अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि छोटा लाल फूल गेट के शीशे को भेदता हुआ 2 मीटर दूर उड़ गया। अपनी ऊर्जा के खत्म होने के बाद वह वापस एक सामान्य लाल कपड़े के फूल में बदल गया और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। एनसेन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह बड़ी बड़ी गोल आंखों और संदिग्ध नजरों से घूर रहा था। उसने जल्दी से अपनी बांह पर नजर डाली, केवल ये देखने के लिए कि उसके कपड़े काट दिए गए थे और उसकी त्वचा पर बहुत हल्का घाव था। लेंग यू ने उसकी गर्दन को छुआ और पाया कि उस पर एक छोटा सा दर्दनाक घाव था।
हालांकि उसकी उंगलियों को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहां कोई खून नहीं था। जहां तक हे फैंग का सवाल है, उसने जल्दी से एक आईना निकाला और अपने गाल पर नजर डाली। उसे राहत मिली जब उसने देखा कि उस पर केवल एक लाल निशान रह गया है। उस पल वे तीनों स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में वह दृश्य फिर से घूमने लगा। क्या कपड़े का एक टुकड़ा एक छिपे हुए हथियार जितना नुकसान पहुंचा सकता है? वे तीनों कांप उठे और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने एक दूसरे की आंखों में स्पष्ट विस्मय देखा। पफ! हे फैंग ने अपनी लार को घुटन के साथ निगल लिया और उसे एनसेन के चेहरे पर छिड़क दिया। वह अनायास ही चिल्लाया, फूल! फूल और पत्तियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? एक क्यूई शक्ति मास्टर! लेंग यू अस्वस्थ महसूस करते हुए कांप उठा। हे भगवान! यह पाते हुए कि वह खड़े होने के लिए बहुत कमजोर था, एनसेन सीधे जमीन पर गिर गया, स्तब्ध। हे फैंग और लेंग यू ने एक दूसरे को फिर से देखा। वे सभी इस बार हैरान थे। क्या उनके वरिष्ठ ने उन्हें नहीं बताया कि रेस्तरां का मालिक सिर्फ एक स्पष्ट शक्ति मार्शल कलाकार था? एक स्पष्ट शक्ति मार्शल कलाकार! क्या एक स्पष्ट शक्ति मार्शल कलाकार आसानी से एक छोटे लाल फूल को एक तेज हथियार में बदल सकता है जो उन्हें चोट पहुंचा सकता है? फूलों और पत्तियों से लोगों को चोट पहुंचाने की क्षमता आमतौर पर क्यूई शक्ति मास्टर्स के पास थी। वे वास्तव में शाप देना शुरू करना चाहते थे। उसने उन्हें इस तरह से धोखा क्यों दिया? ये वास्तव में एक घोटाला था। अगर वे क्यूई शक्ति मास्टर को क्रोधित करते हैं तो वे मर जाएंगे। उन्हें क्या करना चाहिए? इस समय वे तीनों, जिनमें लेंग यू भी शामिल था, जो हमेशा शांत रहता था, रोना चाहता था। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उनमें से दो लकड़ी के ब्लॉक की तरह खड़े थे, जबकि एक भालू की तरह जमीन पर बैठा था, बिना कुछ बोले। हालांकि रणविजय ने उनका इंतजार करने का इरादा नहीं किया। उसने एक हाथ से मिंगमैन को उठाया और दूसरे हाथ से खिलौने लिए, फिर उठकर दरवाजे की ओर चल दिया। रणविजय की हरकत से तीनों लोग डर गए। वे सभी रणविजय को देखते रहे और तुरंत पसीने से लथपथ हो गए। हे भगवान! क्या वह हम पर हमला करने वाला है? हमें क्या करना चाहिए? एक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर अपने हाथ की एक साधारण लहर से हमें हरा सकता है। ये दयनीय था। वे बाहर जाते समय पंचांग देखना भूल गए। स्पष्ट शक्ति मार्शल कलाकार, जिसे उनके दिमाग में आसानी से हराया जा सकता था, एक छिपा हुआ प्रागैतिहासिक टायरानोसॉरस रेक्स था। लानत है! यहाँ तक कि अगर उनका कप्तान भी आ जाता तो वह बस खुद को एक थाली में परोसता। क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स किसी भी जगह पर दुर्जय और बेजोड़ थे। उन्होंने ऐसा कृपालु व्यवहार अपनाया कि उनके जैसे औसत लोग नहीं देख सकते थे। हालांकि वे आज एक मास्टर से मिले, लेकिन उन्होंने उसे नाराज कर दिया। हालांकि इस बिंदु पर मिंगमैन ने बात करना शुरू कर दिया और छोटी राजकुमारी के बचकाने शब्दों ने उनके तनाव को कम कर दिया। उसने कहा, पापा, वे क्यों नहीं हिल रहे हैं? जिस तरह से वे आपको देख रहे हैं वह अजीब है। वे बीमार महसूस कर रहे होंगे। रणविजय ने मिंगमैन पर हंसते हुए कहा, फिर तीनों लोगों को शांति से देखा। उन्हें अनदेखा करते हुए वह सीधे उनके पास से चला गया और बाहर चला गया। जब वे रेस्तरां में पहुंचे तो रणविजय ने उन्हें देखा और उनके हाव भाव से अंदाजा लगाया कि वे अधिकारी कर्मचारी हैं। हालांकि रणविजय को पता नहीं था कि वे किस विभाग से थे। छोटे लाल फूल का उपयोग करके उन्हें पीक स्ट्रेंथ मास्टर की ताकत भी दिखानी थी। झाओ फैंग के शब्दों ने रणविजय को एहसास दिलाया कि पीक स्ट्रेंथ मास्टर क्यूई रिफाइनिंग स्टेज पर एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है और वह पहले से ही इस शहर में कुछ व्यवस्थाओं के साथ एक मास्टर था। इसके अलावा रणविजय को यह भी पता था कि झाओ फैंग और दहेई द्वारा उन खजानों को ले जाने के बाद अधिकारी कार्रवाई करने के लिए बाध्य थे। रणविजय एक ही बार में ये सब समझ सकता था, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक वह अपना कौशल दिखाता और उन्हें अपनी ताकत दिखाता, फिर झाओ फैंग से उनसे बात करने के लिए कहता, सब कुछ ठीक हो जाता। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारियों को ऐसे स्वामी मिल गए जो उसे हरा सकते थे, क्योंकि रणविजय उन खजानों को कोई महत्व नहीं देता था। अगर अधिकारी समझौता करने को तैयार थे तो उनके कर्मचारी झाओ फैंग के साथ विवरण पर चर्चा करेंगे। हालांकि रणविजय ने अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह उन्हें अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से समझता था। वापस मुद्दे पर आते हैं। तीनों लोगों की निगाहों के नीचे रणविजय साधारण दिखने वाली पांडा कार के अंदर बैठ गया और धीरे धीरे चला गया। उफ! जैसे ही टायरानोसॉरस रेक्स चला गया, तीनों ने गहरी सांस ली। अध्याय 196। इससे मैं वाकई घबरा गया। एनसेन ने अपना माथा पोंछा, लेकिन पाया कि वह पसीने से लथपथ था। वह बहुत भयानक था। वह वास्तव में एक क्यूई शक्ति मास्टर था। हे भगवान! यहाँ एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। हे फैंग और लेंग यू ने धीरे से कहा। जाहिर है, एक क्यूई शक्ति मास्टर की अचानक उपस्थिति ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। उनके विचार में भले ही उनका कप्तान यहाँ आए, वह शायद डर जाएगा। सौभाग्य से क्यूई शक्ति मास्टर ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई और छोटा लाल फूल केवल एक चेतावनी थी। वे बस अंदर से आभारी थे कि उसने अपना आपा नहीं खोया। अन्यथा परिणाम इतने भयानक होते कि कल्पना करना भी मुश्किल होता। जब वे व्यर्थ की बातों के बारे में सोचने में व्यस्त थे तो बगल से एक ठंडी आवाज आई। क्या तुम हमें दूर नहीं ले जाना चाहते थे? अब तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ। वे तीनों स्तब्ध रह गए। वे इतने सदमे में थे कि वे अपने बगल में बैठे आदमी के बारे में भी भूल गए।
झाओ फैंग समझ गया कि वे इतने विचलित क्यों थे। उनकी भावनाएं स्पष्ट रूप से उथल पुथल में थीं। नहीं, एनसेन, जो हमेशा सीधा साधा रहा था, ने दोषी भाव से झाओ फैंग की ओर देखा और चापलूसी भरी आवाज में कहा, हम बस आपसे कुछ पूछताछ में सहायता करने के लिए आए हैं। हम बस कुछ विवरण पूछना चाहते हैं। ये सही है, बस एक लिखित पूछताछ रिकॉर्ड। हाँ, हमें बस एक बयान लेने और कुछ जानकारी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। भाई, हमें गलत मत समझो, हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, हे फैंग ने तुरंत दोहराया। लेंग यू ने हालांकि अपना मुंह दबाया और लंबे समय के बाद बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं पता कि श्री झाओ के लिए अब रिकॉर्ड के लिए बयान देना सुविधाजनक है या नहीं। यदि यह आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो हम पहले वापस जा सकते हैं और जब आपके पास समय हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ो, जो पूछना है पूछो। तीनों लोगों के निष्क्रिय रवैये को देखकर झाओ फैंग को बहुत खुशी हुई। पहले एक विशेष सैनिक के रूप में जब वह सुरक्षा ब्यूरो के कर्मियों से मिलता था तो उसे सलामी देनी होती थी, लेकिन अब वह एक मार्शल आर्टिस्ट था। हालांकि वह अपने सामने के लोगों को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसके मालिक की वजह से वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। इस विपरीतता से लाया गया एहसास वास्तव में ताज़ा था। हालांकि उसके शब्दों को सुनने के बाद तीनों लोगों को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने झाओ फैंग और उसके मालिक को दूर ले जाने की योजना बनाई थी और उनसे सवाल पूछने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अच्छा बड़े भाई, क्या तुम खड़े खड़े थक नहीं गए हो? बैठो और मेरे साथ बातें करो। एनसेन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए झाओ फैंग से बात करते हुए अपने नितंब थपथपाए। झाओ फैंग के बैठने के बाद एनसेन, जिसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, दूसरी तरफ बैठा था। उसने चिंतित चेहरे के साथ कहा, क्या रेस्तरां का मालिक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर है? एनसेन की आवाज़ बहुत कठोर थी, लेकिन अब ये बहुत कोमल थी। तुम क्या सोचते हो? झाओ फैंग ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, कुछ हद तक बोहेमियन भाव रखते हुए, जैसे कि वह बहुत दुर्जय हो। अगर लियांग मेंगकी ने झाओ फैंग के भाव देखे तो वह शायद उस पर हंसेगी और सोचेगी कि वह किशोरावस्था के भ्रम से पीड़ित है। वह बहुत बढ़िया है, वह निश्चित रूप से एक मास्टर है। कितना शक्तिशाली आदमी है। हाँ, एनसेन को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि वह असहाय होकर देखता रहा। लेंग यू के लिए उसकी बात सुनने के बाद उसने धीरे से खांसते हुए कहा, झाओ फैंग, हमारे पास एक काम है और हम सिर्फ स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। आखिरकार तुम भी पहले सेना के सदस्य थे। कृपया समझो, अगर मैं जवाब दे सकता हूं तो जरूर दूंगा। झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सच में, हम तांग जान की हवेली की स्थिति के बारे में विवरण पूछना चाहते हैं। एनसेन के बगल में बैठे हे फैंग ने झाओ फैंग को गंभीरता से देखा। अपने मन में कुछ वाक्य बनाने के बाद उसने कहा, आखिरकार इसने काफ़ी हलचल मचा दी, इसीलिए हम सुरक्षा ब्यूरो के कर्मचारी यहाँ भेजे गए थे। हमने पहले ही निदेशक डोंग से कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। इस मामले को उन्होंने और प्रशिक्षक लियू ने रोक रखा था। हालांकि तांग जान और उसके लोग मौत के लायक हैं। मुद्दे पर आओ। लेंग यू ने उसकी व्याख्या की और स्पष्ट रूप से कहा, वह भारी भरकम अजय आदमी कौन है? क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? आमतौर पर वे उससे हिंसक तरीके से सवाल करते, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हुई। एक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर एक पहाड़ की तरह था जिसने उन्हें बहुत दबाव के साथ नीचे दबा रखा था। जवाब पाने के लिए हिंसा का उपयोग करने के बारे में पूछना भूल जाओ। उन्हें वास्तव में ये जोड़ना पड़ा, क्या तुम सवाल का जवाब दे सकते हो? उनके रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर कोई क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर की स्थिति जानता था। मैं उससे परिचित हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें बॉस से पूछना होगा, झाओ फैंग ने जवाब दिया, फिर अपना सिर हिलाया। उसके शब्दों ने तीनों लोगों को चौंका दिया। वे उसके बॉस से पूछने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? लेंग यू के पास इस सवाल को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि तांग जान को नष्ट करने का फैसला आपका था या यह मेरे बॉस का विचार है? लेकिन मेरा भी, झाओ फैंग ने जवाब दिया। तो उन खजानों के बारे में जो, यदि आप खजाना वापस लेना चाहते हैं तो आपको बॉस से बात करनी होगी। मैं इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, तो मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। लेंग यू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह बस ये कहकर उनके सभी सवालों का जवाब दे सकता था कि कृपया बॉस से पूछें। आपके पास शायद कोई सवाल न हो, लेकिन मेरे पास है। एनसेन ने गोल आंखों से उत्साह से कहा, भाई, तुम्हारा मालिक कहाँ से है? उसे किसने सिखाया? क्या उसे और शिष्यों की ज़रूरत है? और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या कोई मौका है कि मैं उसका प्रशिक्षु बन सकूं? मेरे लिए आम समय में मेहमानों की सेवा करना ठीक है। मैं फर्श पोंछने में अच्छा हूं और मेरे पास बहुत ताकत है। मैं सारे गंदे काम कर सकता हूं। मेरी एकमात्र इच्छा है और अधिक शक्ति प्राप्त करना। एनसेन की बातें सुनकर हे फैंग और लेंग यू ने शर्म से अपने हाथ नीचे कर लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। वे दोनों अवाक रह गए। ये वाकई शर्मनाक था। वह शर्मनाक तरीके से काम कर रहा था, यहाँ तक कि झाओ फैंग का मुंह भी थोड़ा कांप उठा जब उसने जवाब दिया, मेरे गुरु एक मुख्य भूमि के निवासी हैं जो अपने संगठन के नेता हैं।
अपनी पहचान के जरिए उन्हें संरक्षक के रूप में किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद ही अपना सहारा हैं। जहां तक शिष्यों को स्वीकार करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरे गुरु को इस पहलू में कोई दिलचस्पी है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं। इस टिप्पणी के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि झाओ फैंग पहले से ही उस क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर का शिष्य था। इससे पता चला कि झाओ फैंग का भविष्य सहज और आशाजनक होगा। इस विचार से झाओ फैंग की ओर उनकी निगाहें बदल गईं। ओह, मैं उससे पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैंने पहले बहुत जोर से बात की थी। क्या मैंने उसे परेशान किया? एनसेन ने अपना सिर खुजलाया और कहा। उसकी बातें सुनकर झाओ फैंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि बॉस को इससे परेशानी हुई या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप मिंगमैन को परेशान करेंगे तो वह बहुत दुखी होंगे। अगर वह दुखी हुए तो शायद आपका भी वही हश्र होगा जो स्कॉर्पियन और तांग जान का हुआ था। इसलिए अगर भविष्य में कुछ भी हो तो आपको मेरे मास्टर को परेशान करने के बजाय सीधे मुझसे संपर्क करना चाहिए। ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेंग यू ने जल्दी से कहा, फिर उठकर बाहर चला गया। अरे, मैंने अभी तक बातचीत पूरी नहीं की है। एनसेन ने अपना मुंह घुमाया और झाओ फैंग की ओर देखते हुए आह भरी, भाई कृपया मेरे लिए बॉस से माफी मांगो। मैं पहले इतना जोर से बोलने के लिए वास्तव में खेद व्यक्त करता हूँ। अगली बार मैं निश्चित रूप से इसे ठीक करूंगा। और चलो, हम अभी निकल रहे हैं। आज आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। जाओ जाओ जाओ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैंने अभी तक बात पूरी नहीं की है। हे फैंग ने एनसेन को घसीटकर बाहर निकाला। हे फैंग द्वारा उसे सीधे हमर की पिछली सीट पर बैठाने के बाद लेंग यू ने जल्दी से कार स्टार्ट की और निकल गया। रास्ते भर आश्चर्य और एक डर बना रहा। वे डोंग जियांगचुआन के कार्यालय में वापस आ गए। धमाका। एनसेन बहुत गुस्से में था और उसने दरवाजा खोल दिया। चीफ कांस्टेबल, आपने हमें पूरी तरह से धोखा दिया, एनसेन ने बहुत आक्रोश के साथ कहा। क्या हो रहा है? डोंग जियांगचुआन कुछ हद तक चौंक गया। रेस्तरां का मालिक निश्चित रूप से एक स्पष्ट शक्ति मार्शल कलाकार नहीं है, हे फैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह एक क्यूई शक्ति मास्टर है। एक कठोर चरित्र जो वीडियो में भारी आदमी से भी अधिक शक्तिशाली है। हम आज लगभग वापस नहीं आ पाए। ये सही है, लेंग यू ने उदासीन भाव से कहा, यह केवल बॉस की बेटी की बदौलत है। अन्यथा वह एनसेन की असभ्य टिप्पणियों के कारण हमें मार सकता था। क्या वह इतना भयानक है? डोंग जियांगचुआन को अचानक आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से पूछा, क्या वह वास्तव में एक क्यूई शक्ति मास्टर है? क्या ये सच है? बेशक ये सच है। यह मामला परेशानी में बदल गया। आपको अपने वरिष्ठ को तुरंत सूचित करना चाहिए, डोंग जियांगचुआन ने जल्दबाजी में कहा। हमने वापस आते समय उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। हे फैंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसे वह स्वर याद आया जब उनके कप्तान ने फोन का जवाब दिया। कौन? क्या एक क्यूई शक्ति मास्टर? पफ, क्या आप निश्चित हैं? सच में? हे भगवान, हम मुश्किल में हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें और कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करें। मैं तुरंत वरिष्ठों को सूचित करूंगा। ये स्पष्ट था कि क्यूई शक्ति मास्टर का उभरना एक ऐसी समस्या थी जिससे उनमें से कोई भी निपट नहीं सकता था। लाक्षणिक रूप से कहें तो उनकी स्थिति ट्रैफिक पुलिस के बराबर थी। आंतरिक शक्ति वाले मार्शल कलाकार आम पुलिस के बराबर थे, पीक शक्ति वाले लोग सशस्त्र पुलिस के बराबर थे और मास्टर विशेष सैनिकों के समान थे। उच्च स्तर के मार्शल कलाकार सामान्य समय में दिखाई नहीं दे सकते थे। चूंकि इस मामले में एक क्यूई शक्ति मास्टर शामिल था, इसलिए उन्हें अपने वरिष्ठों को सूचित करना पड़ा और चुपचाप इंतजार करना पड़ा। क्या तुमने विवरण के बारे में पूछा? डोंग जियांगचुआन ने पूछा। झाओ फैंग ने क्या कहा? उसके मालिक ने क्या कहा? उन्होंने स्वीकार किया या मना कर दिया? बिल्कुल नहीं, एनसेन ने गुस्से में कहा, उसके चेहरे और गर्दन को देखो। हम सभी घायल हैं। उसे दुखी करने के बाद हम उससे कुछ भी पूछने से डर रहे थे। डोंग जियांगचुआन ने धीरे से आह भरी। लेकिन हमने झाओ फैंग से कुछ विवरणों के बारे में संक्षेप में पूछा। लेंग यू ने उसे बीच में टोका और कहा, उसने कहा कि वह मालिक का शिष्य था और खजाना उनके हाथ में था। अगर हम इसे वापस लेना चाहते हैं तो हमें रेस्तरां के मालिक से पूछना होगा। अगर हम कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें मालिक से भी पूछना चाहिए। झाओ फैंग ने और कुछ नहीं कहा। चूंकि वह कोई निर्णय नहीं ले सकता था, इसलिए हम उससे पूछ नहीं सकते थे। इसलिए अब हमें अपने वरिष्ठों के निर्देशों का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे इसे कैसे संभालना चाहते हैं। ये वास्तव में परेशानी भरा है। डोंग जियांगचुआन ने फिर से आह भरी। इस बीच जियांगयुआन शहर के टीवी स्टेशन पर फ्लोटिंग म्यूजिक रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला था। इस समय अनन्या और जोफी बैक स्टेज थे। अनन्या ने अभी अभी हल्का मेकअप किया था और लाउंज में आराम कर रही थी। बड़ी बहन यान, मैंने अभी अभी एक व्यक्ति को बाहर देखा जो म्यूरो जैसा दिख रहा था। वह हमारे सामने लाउंज में चली गई, जोफी ने संदेह से कहा। अध्याय 197। मूरो। अनन्या को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी जानकारी अनन्या के दिमाग में कौन थी? मूरो ने कुछ साल पहले एक म्यूजिक वैरायटी शो से शुरुआत की थी और समय के साथ साथ कई लोकप्रिय एल्बम जारी करते हुए आगे बढ़ी थी। हालांकि उस समय अनन्या अप्रत्याशित रूप से उभरी थी और कुछ कार्यक्रमों में मूरो से आगे निकल गई थी। अनन्या को अभी भी उसके चेहरे पर नाराजगी याद है।
लोगों की बातों से पता चला कि वह शादी कर लेने की वजह से लोगों की नज़रों से ओझल हो गई थी। जब उसने 3 साल बाद अपना करियर फिर से शुरू किया तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वह सिंगल है। एक स्टार के लिए वापसी करना आसान नहीं था, इसलिए वह उस समय बहुत लोकप्रिय नहीं थी और उसका विकास औसत दर्जे का था। आखिरकार आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने 2 लोकप्रिय गाने जारी किए, जिससे वह कुछ हद तक सफल हो गई। अनन्या मूव रॉ के बारे में ये बातें जानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आई है। जब अनन्या इस बारे में सोचने में व्यस्त थी तो किसी ने धीरे से कई बार दरवाज़ा खटखटाया। तभी चश्मा पहने एक आदमी हाथ में फाइल लेकर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, आज के कार्यक्रम की प्रक्रिया यही है, कृपया इसे देखें और तैयारी करें। आप करीब 10 मिनट में मंच पर होंगे। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया और दस्तावेज ले लिया। दस्तावेज देने के बाद चश्मा पहने आदमी तुरंत चला गया। कार्यक्रम का शेड्यूल विस्तार से बनाया गया था, जिसमें मेजबान द्वारा बातचीत के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का संक्षिप्त विवरण था ताकि वह अपने उत्तरों के बारे में पहले से सोच सके। हालांकि शेड्यूल को देखते ही अनन्या ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या बात है, बड़ी बहन यान। जोहूफी उत्सुकता से झुकी। कार्यक्रम पर नजर डालने के बाद उसका चेहरा उतर गया और उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? म्यू रॉ के साथ एक ही मंच पर प्रदर्शन करोगी? उसके पास पहले से ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तुम्हारा क्या? ये स्पष्ट है कि वे उसे और भी अलग दिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे पूछूंगी। उसके बोलने के बाद जोहूफी खड़ी हो गई और गुस्से से भरी मुद्रा में आ गई। कार्यक्रम की प्रक्रिया को देखते हुए वह समझ गई कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से दर्शकों को म्यू रॉ को दिखाने के लिए था, जबकि अनन्या केवल उसे और अधिक अलग दिखाने के लिए यहाँ थी। एक पूर्व बी लिस्ट गायिका म्यू रॉ थी और दूसरी अनन्या, एक लोकप्रिय गायिका जिसने मनोरंजन जगत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब लगभग जीत लिया था। कार्यक्रम स्पष्ट रूप से लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो सितारा थोड़ा लोकप्रिय था वह अतीत में लोकप्रिय रहे सितारे की तुलना में बहुत अधिक दुर्जेय है। ये निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक कहानी थी जो पलटवार के समान थी। जोहूफी पूरी तरह से नाराज थी। अगर यह कार्यक्रम हर बार एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2 सितारों को आमंत्रित करता तो वह कुछ नहीं कहती। हालांकि इस कार्यक्रम में हमेशा एक बार में एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने इस बार 2 को क्यों आमंत्रित किया? ऐसी परिस्थितियों में कोई भी क्रोधित हो जाएगा। अनन्या ने जोहूफी की कलाई पकड़ ली और चमकती आंखों से उसे देखा। उसने कुछ पलों के लिए अपने होंठ मोड़े और फिर बेपरवाही से कहा, भले ही उन्होंने जानबूझकर म्यू रॉ की सफलता को उजागर करने की व्यवस्था की हो, लेकिन मेरे दुख का इस्तेमाल किया हो तो क्या हुआ? मैं पहले से ही यहाँ हूँ। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि ऐसा कहने के बाद भी अनन्या ने अनिवार्य रूप से उदास स्वर में कहा, वे इतने बेकाबू हैं। भाड़े के लोगों का एक समूह। लानत है। जोहूफी गुस्से में कुर्सी पर वापस बैठ गई और दांत पीसते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि यह टीवी स्टेशन की गलती है। निर्माताओं के लिए ऐसा करना असंभव है। म्यू रॉ एक अलग कंपनी से एक मनोरंजन करता है, इसलिए वे हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह मेकी है जो यह चाल चल रही है। वह बस नहीं चाहती कि आपके पास एक आसान समय हो। क्या वह जानबूझकर आपसे बदला ले रही है? मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगी। अनन्या ने धीरे से आह भरी। चाहे जो भी कारण रहा हो, इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। वह अब एक लोकप्रिय स्टार नहीं थी जो अपने करियर के शीर्ष पर थी। उसकी वर्तमान स्थिति एक सी लिस्ट कलाकार के समान थी। अगर वह इस तरह के व्यवहार के सामने नखरे दिखाती तो उसे उसकी कंपनी द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। प्रायोजक की नाराजगी की तो बात ही छोड़िए। मुझे लगा कि कंपनी ने 2 कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। आह मत करो। अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, एक कहावत है कि नंगे पैर चलने के लिए जूते से बेहतर होते हैं। चूंकि मैं अभी एक अंधेरे स्थान पर हूँ, इसलिए मेरे लिए यह एक जैसा ही है, चाहे मैं मंच पर किसी के साथ भी प्रतिस्पर्धा करूँ। कार्यक्रम में एक गायन पीके है और मुझे नहीं लगता कि मैं हार जाऊंगा। इसके अलावा हम म्यू रॉ को यहाँ देखकर लाभान्वित होंगे क्योंकि उनकी वर्तमान लोकप्रियता है। इस कार्यक्रम ने उच्च रेटिंग बनाए रखी है, इसलिए हमें उनके सहयोग से लाभ उठाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस मामले में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बड़ी बहन यान, आपको अपना पहला हिट गाना चाहिए जब आप बाद में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे तुलना करते हैं, हम डरते नहीं हैं। जोहूफी शांत हो गई और अनन्या का उत्साहवर्धन किया। शो का समय करीब था, इसलिए एक कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया और दोनों को मंच के पीछे ले जाने के लिए अंदर आया। बस थोड़ी देर यहीं रुको, कर्मचारी ने सपाट लहजे में कहा। यह स्थान निकास से 20 मीटर से अधिक दूर था, जहां 7 या 8 लोग एक व्यक्ति को घेरे हुए थे जो एक कुर्सी पर बैठा था। वह व्यक्ति म्यू रॉ था, जो वर्तमान में बहुत लोकप्रिय था। भारी मेकअप, बैंगनी पोशाक और एक ओवरकोट पहने हुए म्यू रॉ के चेहरे पर गर्व का भाव था। पानी पीते समय भी उसने दूसरों से उसके लिए कप पकड़ने के लिए कहा। पानी पीते समय म्यू रॉ ने लापरवाही से मुड़कर अनन्या और जोहूफी को देखा। उसने थोड़ा सा तिरछा होकर तिरस्कार का भाव प्रकट किया। उन्हें और अधिक देखने की जहमत उठाए बिना उसने अपना सिर पीछे घुमाया और मंच पर जाने के लिए गर्व से वहीं बैठ गई। क्या दिखावा है?
उसके व्यवहार को देखकर जोऊफी ने खुद से ही बड़बड़ाया। उसे ऐसे विवादास्पद लोगों से नफरत थी। म्यूरो ने प्रतीक्षा करते समय बैठने की मांग की, भले ही उसे पर्दे के पीछे केवल 2 मिनट इंतजार करना पड़ा। वह एक बूढ़े आदमी की तरह थी। जल्द ही कार्यक्रम की शुरुआत के लिए संगीत मंच पर बजना शुरू हो गया। उसके बाद मेजबान शिन शिन की भावुक आवाज आई। नमस्ते दर्शकों, दोस्तों, फ्लोटिंग म्यूजिक में आपका स्वागत है। इस अंक के लिए हमने एक दिग्गज संगीतकार को आमंत्रित किया है। वह कौन है? मुझे लगता है कि कुछ दोस्तों ने अभी अभी बजाए गए बैकग्राउंड म्यूजिक के आधार पर पहले ही अनुमान लगा लिया है। आइए लोकप्रिय मनोरंजनकर्ता म्यूरो का स्वागत करते हुए तालियां बजाएं। स्वागत के शब्दों के साथ सैकड़ों दर्शकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, जिससे स्टैंड में तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। मंच पर जाने का समय हो गया है। इस समय म्यूरो ने उदासीन भाव से खड़े होकर अपने बगल में बैठे एजेंट की ओर देखा। एजेंट ने जल्दी से अपना कोट उतार दिया और म्यूरो के कपड़े ठीक किए। फिर म्यूरो ने ऊंची एड़ी के जूते पहनकर मंच पर कदम रखा। मंच पर प्रवेश करते समय म्यूरो के चेहरे पर तुरंत एक बहुत ही उत्साही मुस्कान दिखाई दी। नमस्ते और स्वागत है म्यूरो, कृपया बैठिए, मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते मेजबान और दर्शक, म्यूरो ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, फिर बैठ गई। म्यूरो, मैंने सुना। इसके बाद होस्ट और म्यूरो के बीच बातचीत का समय था। उन्होंने लगभग 10 मिनट तक बातचीत की और म्यूरो ने मंच पर किसी भी तरह के डर का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि एक मजबूत महिला की तरह दिखी, जिन्होंने सभी को अपनी शक्ति और उपस्थिति का एहसास कराया। कुछ कठिन सवालों का सामना करने पर वह हमेशा अनजाने में ही जवाब दे सकती थी, जिससे होस्ट को मुश्किल से ही झटके से बचने का मौका मिलता था। म्यूरो मूल रूप से एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति थी। इसके अलावा कई वर्षों तक एक अमीर और शक्तिशाली परिवार के साथ रहने के बाद उनका वर्तमान रवैया स्वाभाविक और सुंदर था। लोगों के लिए उनके प्रदर्शन में कोई कमी निकालना असंभव था। इंटरैक्टिव सेशन जल्दी खत्म हो गया, जिस समय होस्ट फिर से खड़े हुए और कहा, आज हमने एक और रहस्यमयी अतिथि को भी आमंत्रित किया है, जो कभी बहुत लोकप्रिय थी। मैं आपको एक संकेत दे सकता हूँ। उनका पहला हिट लव इन ए फॉलन सिटी है। क्या ये नाम आपको याद है? खैर, कृपया अनन्या का गर्मजोशी से स्वागत करें। अनन्या स्टेज के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। अनन्या को देखते ही म्यूरो के एजेंट ने एक तरफ हटकर धीमी आवाज में उसके बारे में टिप्पणी की। हालांकि अनन्या ने होस्ट की बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वह कई सालों से स्टेज पर नहीं गई थी। अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और हमेशा की तरह शांत हो गई। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों में असाधारण चमक की चमक थी। नमस्ते अनन्या, कृपया बैठ जाएं, होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते होस्ट, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। बहुत समय हो गया। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया और अपने मुंह के कोनों से मुस्कुराई। जैसे ही वह मंच पर आए, करीब 100 दर्शक चुप हो गए। अनन्या के खूबसूरत चेहरे को देखकर उन्हें यह खूबसूरत एंटरटेनर याद आ गई, जो कभी एक लोकप्रिय स्टार थी। न केवल दर्शक, बल्कि होस्ट भी काफी देर तक अनन्या को देखता रहा। फिर उसने भावुक होकर आह भरी। एक कहावत है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। लेकिन अनन्या, तुम अभी भी इतनी खूबसूरत हो कि 5 साल बाद भी उम्र तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकती है। धन्यवाद, अनन्या ने जवाब दिया। वैसे 5 साल पहले मुझे नहीं पता कि तुम क्यों। कार्यक्रम में अनन्या के लिए होस्ट से बातचीत करने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे थे। लेकिन दर्शकों को अनन्या के चेहरे पर आश्चर्य करते देख एक तरफ खड़ी म्यूरो को ईर्ष्या हुई और वह इस बार हार नहीं मानना चाहती थी। होस्ट के बोलने से पहले उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव लाते हुए बीच में ही बोल दिया, नमस्ते बड़ी बहन अनन्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके साथ एक ही मंच पर रहूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं आपकी प्रशंसक हुआ करती थी। नमस्ते, मैंने हाल ही में आपके एल्बम के गाने सुने हैं। वे बहुत अच्छे लगते हैं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब में सिर हिलाया। बड़ी बहन अनन्या की तुलना में मैं अभी भी जूनियर हूँ। आपकी प्रशंसा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। झूठी मुस्कान देते हुए म्यूरो ने नर्म लहजे में कहा। हाँ ठीक है, होस्ट ने उचित रूप से कहा और अनन्या से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने 2 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान गीतों का मूल्यांकन करने वाले 3 वरिष्ठ लोग चुपचाप एक तरफ बैठे रहे। वे सभी अनन्या को गौर से देखते रहे। बातचीत समाप्त होने के बाद कार्यक्रम अगले भाग में चला गया। मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला, चलो हमारे विशेष अतिथियों को क्रमशः एक गीत गाने देते हैं। फिर 3 प्रशिक्षक उनका मूल्यांकन करेंगे। अतीत में हमने मेहमानों के लिए अन्य लोगों के गीत चुने। चूंकि 2 अतिथि एक ही मंच पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने स्वयं के गीत गाने देना बेहतर है। तो कौन पहले गाएगा? बोलते समय मेजबान ने अनन्या और म्यूरो को देखा। एक पल सोचने के बाद म्यूरो ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन अनन्या, क्या आप पहले गाना चाहती हैं या दूसरे? यह आप पर निर्भर है। तो मैं पहले गाऊंगी। आखिरकार बड़ी बहन अनन्या मेरी पूर्ववर्ती हैं। असली स्टार को अंत में जाना चाहिए, म्यूरो ने पाखंडी ढंग से कहा। तो ठीक है, म्यूरो पहला गाना गाएगी। मेजबान मुस्कुराया और पूछा, आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे म्यूरो? अध्याय 198। फिर मैं अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर गाऊंगी। म्यूरो ने धीरे से सिर हिलाया और कहा।
यह उन 2 लोकप्रिय गीतों में से एक था जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया। अनन्या का सामना करते हुए, जो गायन में उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, उसके पास अपना सिग्नेचर गाना इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अरे अनन्या, तुम चाहे कोई भी गाना गाओ, बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसके बाद मैं देखना चाहूंगी कि क्या तुम अब भी इतनी दिखावटी हो सकती हो। म्यूरॉ अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। उसका तीनों जजों में से एक के साथ बहुत करीबी रिश्ता था और उसने उससे कुछ अंदरूनी जानकारी प्राप्त की थी, इसलिए वह प्रतियोगिता के संबंध में काफ़ी आश्वस्त थी। साथ ही वह ये भी चाहती थी कि अनन्या उसका गायन सुने। वह युवा नवागंतुक नहीं थी जिसे अनन्या ने कुचल दिया था। अब अनन्या उसके लिए जूते लाने के योग्य भी नहीं थी। अनन्या के पास बस एक सुंदर चेहरा था जिससे लोग ईर्ष्या करते थे। कुछ ही देर में म्यूरॉ के लिए स्टेज खाली हो गया। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और आवाज़ को परखा। उसके बाद संगीत और रोशनी काम करने लगी। उसने गाना शुरू कर दिया। चूंकि उसका मन थोड़ा बेचैन था, इसलिए उसने अनजाने में शुरुआती बोलों की आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी और कई छंदों के बाद तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसने जल्दी से अपने मन को शांत किया और गंभीरता से गाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह ऊंची आवाज़ में से एक गाने वाली थी, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त सांस नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? जब उसकी आवाज़ टूटने वाली थी, तो म्यूरॉ ने अपनी तेज़ बुद्धि का इस्तेमाल किया और जानबूझकर अपनी ऊंची एड़ी पर ठोकर खाए। आउच! उसका शरीर जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? होस्ट डर गया और उसे उठाने के लिए दौड़ा। मैंने दृढ़ता से कदम नहीं रखा और मेरे पैर में मोच आ गई, म्यूरॉ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम गाना जारी रखना चाहती हो या हमें तुम्हें डॉक्टर के पास भेजना चाहिए? मेज़बान ने चिंता से पूछा। ठीक है, मैं अब ठीक हूँ, मोच गंभीर नहीं है। म्यूरॉ ने आराम करने का नाटक करते हुए अपना टखना कुछ बार हिलाया और फिर मेज़बान की ओर देखते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे परेशानी के लिए खेद है। जब तक तुम ठीक हो। फिर कार्यक्रम, चलिए बस जारी रखते हैं। मैं ठीक हूँ। अंत में म्यूरॉ ने फिर से गाना गाया। इस बार उसका स्वर सामान्य था, पहले से बहुत कम। अनन्या पास की वीआईपी सीट पर बैठी थी। उसने उलझन में म्यूरॉ को देखा। अनन्या को स्पष्ट रूप से लगा कि म्यूरॉ अभी ऊंची आवाज़ वाला हिस्सा गाने में असमर्थ लग रही थी। क्या उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए जानबूझकर अपने पैरों को ऊपर उठाया था? हालांकि अनन्या को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। म्यूरॉ ने जब अपना गाना व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया, तो दर्शकों की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिसमें जज की भूमिका निभा रहे 3 अधेड़ उम्र के पुरुष भी शामिल थे। वे सभी प्रशंसा के भावों के साथ हल्के फुल्के अंदाज में सिर हिला रहे थे। बुरा नहीं, बहुत बढ़िया। होस्ट ने आगे बढ़कर कहा, म्यूरॉ, कृपया आराम करने के लिए आराम करें। अगली परफॉर्मर अनन्या है, आइए उसका स्वागत करें। मम्मा! अनन्या मंच के बीच में आ गई। वह आज उतनी आलीशान पोशाक में नहीं थी। इसके बजाय वह एक तरह की हिप हॉप शैली में तैयार थी। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और स्नीकर्स पहने थे। पैंट ने उसकी पतली टांगों को लपेटा हुआ था और उसके आकर्षक कर्व्स को उजागर किया। लेकिन उसके ऊपरी शरीर पर अपेक्षाकृत ढीले लाल स्वेटर ने उपस्थित पुरुषों को थोड़ा चिंतित कर दिया, क्योंकि इससे वह सब कुछ ढक गया जो वे देखना चाहते थे। आमतौर पर अनन्या के अच्छे लुक्स को देखते हुए उसके लिए वापसी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। वह एक समय में एक लोकप्रिय स्टार थी और लोगों के मन में अभी भी उसके बारे में एक धारणा थी। इसके अलावा सभी को सुंदरियां पसंद थीं। अनन्या ने मानक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया। अगर कंपनी उसका समर्थन करने को तैयार होती, तो उसके लिए वापसी करना बहुत आसान होता। दुर्भाग्य से अनन्या ने रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में वापस जाने का फैसला किया। उसकी मुलाकात मिकी से हुई, जिसकी उसके प्रति बुरी भावनाएं थीं, और ली चेंग से, जिसकी बुरी नीयत थी। ये कल्पना करना आसान है कि बोर्ड के सदस्य के बेटे ली चेंग के बीच में आने से यह कितना मुश्किल होगा। हालांकि अनन्या को नहीं पता था कि ली चेंग के उसके प्रति बुरे इरादे थे। इस बिंदु पर वह मंच के केंद्र में चली गई, परिचित माइक्रोफोन उठाया और फुसफुसाया, फॉलन सिटी में प्यार सभी के लिए। इससे पहले कि वह बोल पाती, एक असभ्य आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट रुको। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा और मोटे होंठों वाले मोटे जज को देखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम पुराने गाने नहीं सुनना चाहते। क्या आपने हाल ही में कोई नया एल्बम रिलीज नहीं किया है? कृपया कोई नया गाना चुनें। धन्यवाद। हम पूरी ऑडियंस ने एक साथ उसकी तरफ देखा। आम दिनों में मेहमान जो भी गाना चाहते थे गाते थे। वे अपनी मर्जी से गाना चुन सकते थे। वे अनन्या पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे थे? जोऊफी बैकस्टेज गेट पर खड़ी थी और वह बहुत गुस्से में थी। वह पहले से ही उस आदमी के व्यवहार से तंग आ चुकी थी और यहाँ तक कि स्टेज पर जाकर उसके मोटे सुअर के सिर पर मुक्का मारना चाहती थी। अनन्या के हाव भाव अभी भी बहुत ठंडे और शांत थे। उसने वक्ता की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। तीनों जजों की आंखों से अनन्या ने खुशी के भाव देखे। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि आज का कार्यक्रम इतना सरल नहीं होगा। अजीब चुप्पी को महसूस करते हुए होस्ट ने जल्दी से कहा, जज के शब्द समझ में आते हैं। हम पहले से ही लव इन ए फॉलन सिटी से परिचित हैं। मुझे लगता है कि यहाँ सभी ने ये गाना कई बार सुना है। यह एक बहुत ही बढ़िया गाना है। नया गाना गाना भी एक अच्छा विकल्प है।
अनन्या, तुम हमारे लिए कोई नया गाना क्यों नहीं चुनती? मैंने तुम्हारा नया एल्बम सुना है और यह भी बहुत अच्छा है। जब अनन्या ने ये शब्द सुने तब भी उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने चुपके से एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें उन 3 जजों से हटा लीं जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था और लगभग 100 दर्शकों की ओर मुंह किया। वे लोग थे जिनके लिए वह परफॉर्म करना चाहती थी। अनन्या के दिल में प्रशंसक कुछ तथाकथित जजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो पाखंडी थे और केवल चीजों को जटिल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को दबाया, धीरे से अपना मुंह खोला और ठंडे स्वर में कहा, फिर मैं एक नया गाना गाऊंगी, सबके लिए, हाउ वार्म इट इज। इस समय होस्ट ने नेतृत्व संभाला और ताली बजाई। दर्शकों ने भी उसका अनुसरण किया और किसी कारण से ताली बजाई। संगत तुरंत बजने लगी और दर्शकों ने अपरिचित धुन को ध्यान से सुना। यह अनन्या के नीरस एल्बम में तुलनात्मक रूप से अच्छा गाना था। गाना नीरस और साधारण था। अनन्या की स्वर्गीय आवाज़ की बदौलत ये थोड़ा बेहतर लग रहा था। हालांकि खराब गुणवत्ता वाले गाने आखिरकार खराब गुणवत्ता वाले गाने ही होते हैं। यह उच्च गुणवत्ता वाले गाने जितना मधुर नहीं होगा। जैसे ही म्यू रॉ अनन्या की मधुर आवाज़ सुनकर पास खड़ी हुई, उसकी आंखों में फिर से ईर्ष्या की एक झलक देखी जा सकती थी। यह अनुचित था। अनन्या की आवाज़ इतनी सुंदर क्यों थी? उसने अपने करियर की शुरुआत एक सुंदर आवाज़ और कुछ बेहतरीन गानों से की थी। सिर्फ 2 साल के भीतर वह लोकप्रिय हो गई, फिर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में फैल गई। वह स्वर्ग की बेटी की तरह थी, जिसके इर्द गिर्द अभिनय के अंतहीन अवसर थे। उसने कई फिल्मों में भी काम किया, जिनकी बॉक्स ऑफिस रेटिंग बहुत ज़्यादा थी। बेशक अनन्या से ईर्ष्या करने वाला सिर्फ म्यू रॉ ही नहीं था। मनोरंजन उद्योग में भी कई लोग उससे काफ़ी ईर्ष्या करते थे। लेकिन अब, चाहे वह पहले कितनी भी मशहूर क्यों न रही हो, क्या वह अब सिर्फ एक तीसरे दर्जे की गायिका नहीं थी? हालांकि म्यू रॉ ईर्ष्या कर रही थी, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश भी थी। आखिरकार अनन्या के गाना खत्म करने के बाद होस्ट और म्यू रॉ वापस स्टेज पर आ गए। उनके बैठने के बाद होस्ट ने तीनों जजों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हमारे म्यूजिक जजों को अपनी टिप्पणी देने का समय आ गया है। ठीक है, पहले मैं म्यू रॉ के बारे में बात करता हूँ। बाईं ओर के दुबले पतले आदमी ने माइक्रोफोन उठाया और बहुत गंभीर स्वर में बोला। म्यू रॉ ने लय पर अद्भुत नियंत्रण दिखाया, मूड बदलने में बहुत बढ़िया कौशल दिखाया और सच्ची और झूठी आवाज़ों के बीच अपने संक्रमण में अच्छा प्रदर्शन किया। ये कहा जा सकता है कि इस गाने ने एक गायिका के रूप में उनके कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। लेकिन अनन्या के गाने ने, मैं इसे कैसे कहूँ, मुझे कुछ हद तक निराश किया। लय, ट्रेबल और बास के मामले में मैंने कुछ भी प्रभावशाली नहीं सुना और यह अनन्या की गायन क्षमता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। पहले वाक्य ने मुझे नीरसता का एहसास कराया और ट्रेबल वाला हिस्सा मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाया। यह इस पूरे साल के कार्यक्रम के दौरान मैंने सुना सबसे खराब गाना है। हालांकि उन शब्दों में कोई अभद्र भाषा नहीं थी, लेकिन वे वास्तव में गाली देने से भी अधिक असहज लग रहे थे। उन्होंने अनन्या के गायन को बेकार बताया। इस समय होस्ट की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदगी भरी थी, लेकिन म्यू रॉ बहुत खुश थी। उसकी आंखों में उपहास भी था, लेकिन उसने उलझन और सवाल की जटिल अभिव्यक्ति के साथ अनन्या को देखने का नाटक किया। ऐसा लग रहा था कि वह अनन्या पर दया कर रही थी। अनन्या ने अभी भी एक सुरक्षात्मक और ठंडी नज़र दिखाई, लेकिन उसने पहले से ही अपनी सांस की गति बढ़ानी शुरू कर दी थी। उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था और वह थोड़ी नाराज भी थी। पतले आदमी ने अपनी समीक्षा देने के बाद उसने संकेत दिया कि यह मोटे जज के लिए मूल्यांकन करने का समय था, जो बीच में बैठा था। मोटे जज ने माइक्रोफोन उठाया, धीरे से खांसते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि म्यू रॉ का गाना इस समय एक लोकप्रिय गाना है। दर्शकों के उत्साह से हम बता सकते हैं कि वह विभिन्न गायन कौशल में अच्छी है। ये पिछले कार्यक्रम की तुलना में एक बड़ा सुधार है और प्रशंसा के योग्य है। इन शब्दों के बाद उसने अनन्या की ओर देखा। उसके चेहरे से अनन्या को पहले से ही पता था कि वह कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। जज ने अपने मोटे होठों को सिकुड़ा, अपना सिर हिलाया, आह भरी और कहा, अनन्या का गाना पूरे सम्मान के साथ एक भयानक गाना था। यह मुझे के टीवी पर चिल्लाने वाले एक स्वर बधिर व्यक्ति की भावना देता है। इसमें संगीत की कोई प्रशंसा नहीं है, यह एक मजाक है। अनन्या, अगर तुम मनोरंजन के क्षेत्र में वापस आना चाहती हो तो तुम निश्चित रूप से इस तरह के रवैये से सफल नहीं हो पाओगी। लोग मूर्ख नहीं हैं, वे अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते हैं। तथ्यों ने यह साबित कर दिया है और यह समझ में आता है कि तुम्हारा एल्बम पूरी तरह से लाभहीन था। ठीक है, बस इतना ही। मोटा आदमी फिर सोफे पर पीछे झुक गया, अपनी मोटी हथेली उठाई और दाईं ओर अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया। उस समय दर्शक हंगामा कर रहे थे। वे सभी एक गर्मागर्म बहस में उलझे हुए थे। उनमें से कुछ ही जजों की बातों से सहमत थे क्योंकि अनन्या का गाना वाकई असंतोषजनक था। लेकिन अनन्या के कुछ प्रशंसक ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि जजों की बातें बहुत ज़्यादा थीं। भले ही यह एक सुखद गीत न हो, लेकिन दोष गीत का ही था, अनन्या का नहीं। अनन्या इस तरह के मूल्यांकन की हकदार नहीं थी क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी शानदार थी। उस समय म्यू रॉ की आंखें पहले से ही गर्व से भरी हुई थीं। होस्ट बहुत शर्मिंदा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या करे। हालांकि अनन्या एक तरफ बैठी थी, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए थी और उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे।
हालांकि उसे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से उदास था। लोग उसकी आंखों में ठंडे भाव से उसके गुस्से को महसूस कर सकते थे। अध्याय 199। अनन्या भी बहुत गुस्से में थी। मंच के दरवाजे पर खड़ी जोहफी का तो कहना ही क्या। उसकी आंखें लाल थीं, पागल गाय की तरह। वह लगभग मंच पर पहुंच गई, क्योंकि वह अपने आक्रोश को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और खुद को आवेग का विरोध करने के लिए मजबूर कर रही थी। मूरॉ का गाना वाकई क्लासिक और बहुत अच्छा है। आखिरी अधेड़ जज ने पहले मूरॉ की तारीफ की और फिर अनन्या की तरफ देखा और धीरे से आह भरी। आह, स्विश। अनन्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह सीधे खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। घायल कुत्ते को पीटने के लिए छड़ी ढूंढना आसान है। जब अनन्या ने अपना मुंह खोला तो तीनों जज एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये पहली बार था जब किसी स्टार ने जवाब देने की हिम्मत की। उनके चेहरे पर नाखुशी झलक रही थी। बस जब मोटा आदमी अनन्या को डांटने वाला था तो एक व्यक्ति पागलों की तरह बैकस्टेज से भागता हुआ आया। स्वाभाविक रूप से वह जोहफी थी। जब उसने अनन्या को खड़े होकर बोलते देखा तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाए, इसलिए वह जोरदार कदमों और ठंडी नज़र से अनन्या की ओर चली गई। उसने मोटे आदमी को घूरा जो बोलने वाला था और ठंडे अंदाज में कहा, चुप रहो, तुम मोटे सुअर। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम गंदगी के गड्ढे में रहने वाले एक बड़े कीड़े की तरह हो। तुम एक क्रूर दिल वाले बदसूरत कमीने हो। तुम खुद को क्या समझते हो? दूसरों का मूल्यांकन करते हो। तुम पहले खुद को क्यों नहीं देखते? अरे नहीं, अगर तुम खुद को आईने में भी देखोगे तो शायद तुम्हें सिर्फ एक सुअर ही दिखाई देगा। घिनौना और घिनौना। तुम। मोटा आदमी कांप रहा था और बोल नहीं पा रहा था। वह पूरी तरह से अवाक था। वह संगीत के बारे में टिप्पणी करना जानता था, लेकिन जब गाली देने की बात आती थी तो वह जोहफी के मुकाबले में भी नहीं था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम में कोई शिष्टाचार भी है? बाईं ओर का पतला आदमी खड़ा हुआ और पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? किसको परवाह है कि यह कमबख्त जगह कहाँ है? तुम जैसे कमीने कहाँ से आए हो? तुम्हारे मुंह से इतनी बकवास क्यों निकल रही है? तुम तीनों वाकई एक ही पंथ के पक्षी हो। मैंने अभी तक तुमसे बात भी नहीं की है और तुम स्वेच्छा से खड़े हो गए हो। मैंने इस पूरे समय तुम्हारी कुतिया को सुनना सहन किया है। जोहफी ने दुबले पतले आदमी को घूरते हुए कहा, तुम लोगों में हिम्मत नहीं हुई कि तुम बाहर आकर संगीतकार बनने का नाटक करो। अपने तीखे तीखे बंदर जैसे चेहरे को देखो। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें निराश किया? बताओ, क्या तुम संगीत के बारे में कुछ समझते हो? गीत की पहली पंक्ति ने ही तुम्हें उबा दिया है। तुम नरक में क्यों नहीं चले जाते? तुम वाकई एक अभूतपूर्व कमीने हो। इस समय जोहफी लापरवाह हो गई थी। उसने सीधे क्रू कट वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और कहा, और तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि तुम तीनों ने एक ही जोड़ी पैंट पहनी हुई है। तुम आहें भरते हुए क्या कर रहे हो? क्या तुम सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम पाखंडी। तुम्हारी छोटी छोटी आंखें पूरे समय कहाँ घूर रही थीं? अपने आप को देखो, एक भयानक भेड़िया, एक गंदा बूढ़ा आदमी। जोहफी ने आखिरी व्यक्ति को कोसना समाप्त करने के बाद उसकी आंखों ने तीनों लोगों को स्कैन किया। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे और वे कांप रहे थे, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हालांकि जोहफी ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, इसलिए उसने आगे कहा, तुम तीनों वाकई सोचते हो कि तुम महत्वपूर्ण हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम उत्कृष्ट हो? मैंने कभी तुम्हारे नाम भी नहीं सुने। क्या मैं अज्ञानी हूँ? तुमने पहले कौन से गाने गाए हैं? या शायद तुमने कुछ क्लासिक गाने लिखे हैं? क्या कोई है? स्वाभाविक रूप से, चूंकि तुम यहाँ बैठे हो तो कुछ तो होंगे ही, है ना? फिर मैं वापस जाऊंगी और कचरा संगीत पुस्तकालय में गंभीरता से उसे ढूंढूंगी। शायद मैं तुम्हारे कई गाने खोज सकूं। हाँ, क्या मजाक है? तुम अब बात क्यों नहीं करते? क्या तुम मूर्ख हो? देखो तुम बदसूरत कमीने, घिनौना। बिना किसी आवाज के ये सारे शब्द कहने के बाद जोहफी ने तेजी से सांस ली। पास में बैठी मेजबान दंग रह गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिमाग खाली था और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। हालांकि दर्शक बहुत उत्साहित थे। उन्हें आज यहाँ ऐसा नाटकीय दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। जजों पर हमला किया गया और वे अतिथि गायकों के शब्दों से अचंभित हो गए। ऐसा पहली बार हुआ था। ज्यादातर लोगों को शुरू में लगा कि तीनों जज थोड़े ज्यादा हैं। अब जजों को इस तरह से कोसने के बाद उन्हें लगा कि यह बहुत दिलचस्प हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जजों से सहानुभूति रखते थे। उन्हें बहुत बुरी तरह से कोसा गया था। उनके हाव भाव देखिए, जैसे उन्होंने गंदगी खाली हो। वाकई पहाड़ों से भी आगे पहाड़ हैं। मेरे हिसाब से वे इसी लायक हैं। उन्होंने कार्यक्रम में एक अतिथि गायिका को कुछ भी नहीं समझा। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस लड़की का चरित्र बहुत सीधा है। मुझे उसकी बेबाकी पसंद है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दर्शक फुसफुसाए और उनमें से ज्यादातर कुछ हद तक अनन्या के पक्ष में खड़े थे। अनन्या और जोहफी दोषमुक्त नहीं थे और इसका अनन्या की सुंदरता से कुछ लेना देना था, लेकिन वे बस खुद को उसकी जगह पर रखने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे मंच पर खड़े होते और जजों द्वारा इस तरह डांटे जाते तो उनमें से कुछ सीधे तौर पर जवाब भी दे सकते थे।
इस समय जब जोऊ फेई ने बात करना बंद किया तो म्यूरो वास्तविकता में लौट आए। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने एक जटिल रूप दिखाया। उसने अनन्या की ओर देखा और कड़वाहट से कहा, बहन अनन्या, कृपया कृपया इतनी आवेगपूर्ण मत बनो। हालांकि जजों का मूल्यांकन, वास्तव में तुम एक अच्छी इंसान होने का दिखावा करने जा रही हो। जोऊ फी ने उसे एक तरफ से देखा और कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं गया था, इसलिए तुम्हें बस वहीं बैठना चाहिए था। ये सच है कि तुम अब बहुत लोकप्रिय हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी दिखावा कर रही हो, है न? नौकरों के कपड़े पहनना और पानी पीने के लिए नौकर को बुलाना। हम तुम्हारी इस प्रथा से सहमत नहीं हैं। हमारे दोस्त होने का दिखावा मत करो। तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? क्या तुमने हमें बैकस्टेज नहीं देखा और बिना नमस्ते कहे बस वहीं बैठी रही जैसे कि तुम्हारा बट बहुत भारी था? बहन अनन्या, तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकलते हुए सुनना वाकई मज़ेदार है। ये शब्द सीधे म्यूरो के दिल में चुभ गए, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। अनुचित, म्यूरो ने नाराजगी से कहा और जोऊ फेई से दूर मुंह कर लिया। बस फेई। अनन्या ने जोऊ फेई की बांह पीछे खींची, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। उसने जजों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह गाना मेरे प्रशंसकों के लिए था, जजों के लिए नहीं। अनुचित टिप्पणियों ने पहले ही समस्या को स्पष्ट कर दिया है। हमें इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। चलो चलें। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अनन्या ने नेतृत्व संभाला और बैकस्टेज चली गई। जोऊ फेई ने तीनों जजों को घूरा और जाने के लिए मोड़ गया। जैसे ही दोनों बैकस्टेज में दाखिल हुए, मोटा आदमी अचानक गुस्से से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, वे कौन हैं? क्या उनमें कोई शिष्टाचार है? कुछ टिप्पणियों से असंतुष्ट। वे खुद को क्या समझते हैं? कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे रवैये वाला गायक स्टार बनने के लायक नहीं है। दुबला पतला आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैं निश्चित रूप से निर्देशक को सूचित करूंगा और सुझाव दूंगा कि ऐसे बुरे व्यवहार वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एक गायिका रही है, उसका गुस्सा कहाँ से आता है? वह कौन है? क्या हमारी टिप्पणियों में कुछ गड़बड़ थी? क्या कार्यक्रम को अंत तक रिकॉर्ड किया गया था? इसे देश के सभी लोगों को वितरित किया जाना चाहिए। लोगों को उसका घिनौना चेहरा देखना चाहिए। सपाट दिमाग वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उनके शब्दों ने दर्शकों को उनका मजाक उड़ाने पर मजबूर कर दिया। लोग अनन्या से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये जज कितने बदसूरत थे। अनन्या चली गई थी और वे अभी भी उसे गाली दे रहे थे, जिससे लोगों को घृणा महसूस हुई। इससे दर्शकों ने और भी जोर से चर्चा की। होस्ट ने दृश्य को देखा और जल्दी से कहा, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही कार्यक्रम कलह में समाप्त हो गया। अनन्या और जोऊ फेई जोरदार कदमों के साथ सीधे टीवी स्टेशन से चले गए। जोऊ फेई चुप था। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, जोऊ फेई ने अपने बैग से धूप का चश्मा निकाला और अनन्या को थमा दिया। साथ ही उसने कहा, बहन यान, उन लोगों से नाराज मत हो। यह इसके लायक नहीं है। मम्मा। अनन्या ने धूप का चश्मा लिया और उसे पहन लिया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी और शांत थी, फिर भी जोऊ फेई ने उसकी आवाज़ में कुछ शिकायतें सुनी। जोऊ फेई ने चुपके से अपने दांत पीस लिए और सोचा कि वे लोग वास्तव में क्रूर थे। जोऊ फेई ने एक टैक्सी बुलाई और वे उसमें बैठ गए। एक बार जब वे होटल लौट आए तो अनन्या अकेले बेडरूम में चली गई। जोऊ फेई ने गहरी सांस ली, सोफे पर झुक गई और अपने बालों को पकड़ लिया। अनन्या बेडरूम में अकेली बैठी और उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। इस पल उसकी ठंडी नज़र गायब हो गई और उसके चेहरे पर शिकायत और उदासी से भरा चेहरा रह गया। क्यों? अनन्या का कंधा थोड़ा सा हिल गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं। उसके पतले होंठ बंद थे और उसकी पतली भौहें भी उसकी उदासी को दर्शा रही थीं। उसकी आंखों में धुंध और भी गहरी हो गई और धीरे धीरे उसके नाजुक गालों से नीचे सरकते हुए साफ आंसुओं की 2 लकीरों में बदल गई। उसकी नाजुक और मार्मिक शक्ल उसके सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके लिए दुखी कर सकती थी। वह एक उलझन में डूबी और दुखी छोटी बच्ची की तरह थी। एक पल के बाद अनन्या ने अपनी सफ़ेद हथेली को आगे बढ़ाया, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, अपना सेल फोन निकाला और रणविजय का नंबर डायल किया। इस समय वह मिंग और रणविजय की आवाज़ सुनने के लिए उत्सुक थी। फ़ोन कनेक्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। रणविजय। अनन्या ने हमेशा की तरह अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार उसका स्वर थोड़ा उदास था। क्या हुआ? अनन्या की आवाज़ सुनकर रणविजय ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने हमेशा की तरह मम्मा का जवाब नहीं दिया। मैं ठीक हूँ, अनन्या ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि उसकी आंखें फिर से थोड़ी लाल हो गई थीं। क्या कोई अंधा मूर्ख था जो यह मान सकता था कि कुछ उसे परेशान नहीं कर रहा था? वह स्पष्ट रूप से दुखी थी। रणविजय ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सोचने लगा। वह समझ गया कि अनन्या किसी मुसीबत में पड़ गई होगी। रणविजय एक पल के लिए झिझका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? अपने पति से कहो, मैं उन्हें पीटूंगा। किसी ने धमकाया नहीं। अनन्या अचानक स्तब्ध रह गई। क्या? उसने अभी क्या कहा? उसने कहा कि वह मेरा पति है। मैंने अभी तक उसका जवाब भी नहीं दिया है। अनन्या की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू इस पल बंद हो गए। उन शब्दों की वजह से अनन्या थोड़ी हैरान थी। वह थोड़ी पागल थी और शब्दों ने उसकी आधी शिकायतें दूर कर दीं। क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो?
अनन्या का चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज़ में घबराहट की झलक थी। वह अभी तैयार नहीं थी और उसने उसे जवाब नहीं दिया था। वह कैसे कह सकता था कि वह उसका पति है? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी? आहा, ओह, मैंने कहा, किसी ने तुम्हें तंग किया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति मैं तुम्हारी मदद करूं? रणविजय ने धीरे से मुस्कुराते हुए और जानबूझकर अपनी आवाज़ को लंबा किया। अध्याय 200। हालांकि रणविजय आम समय में सांसारिक मामलों के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाता था और हमेशा ऐसा दिखता था जैसे उसे मिंगमैन के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लकड़ी का एक टुकड़ा था। वह जानता था कि अनन्या के ठंडे और उदास रूप के पीछे एक उग्र हृदय था। अनन्या निस्संदेह बहुत सुंदर थी और हर कोई उसके तेजस्वी चेहरे से प्रभावित होगा। हालांकि रणविजय को पहले अनन्या की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि अनन्या वास्तव में सुंदर थी। रणविजय को पहले केवल अपनी छोटी राजकुमारी की परवाह थी। हालांकि मिंगमैन के आसपास के जीवन के मुद्दों से निपटने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि अनन्या धीरे धीरे अनजाने में उसके दिल में प्रवेश कर गई थी। यह उसके सुंदर रूप, उसके व्यक्तित्व और अन्य कारकों के कारण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह मिंगमैन की मां थी। रणविजय को एहसास हुआ कि उसे अनन्या पर क्रश था और उसका सुडौल और सुंदर शरीर अक्सर समय समय पर उसके दिमाग में कौंधता था। इस समय जब उसने अनन्या को सूंघते हुए सुना तो उसका पहला विचार उसे सांत्वना देने का था, इसलिए उसने वे शब्द कहे। इसका प्रभाव स्पष्ट था। अनन्या के स्वर से पता चला कि वह रणविजय द्वारा विचलित थी। जब तक वह उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देती, उसका मूड स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाता। इस बिंदु पर अनन्या थोड़ी शर्मीली थी क्योंकि वह थोड़ा मुस्कुराए और सूंघी। आप केवल अच्छी बातें ही कह सकते हैं। हम दूसरों की तरह नहीं हो सकते हैं यदि वे लाइन से बाहर नहीं निकलते हैं। ओह, ठीक है, ठीक है, रणविजय हंसे। वह कहावत क्या है, भले ही आपको कुत्ते ने काट लिया हो, आप कुत्ते को वापस नहीं काट सकते, है ना? ऐसा लगता है कि इसका मतलब यही है, अनन्या ने एक प्यारी और हैरान आवाज़ में कहा। उसका दिमाग उस पल थोड़ा चकरा गया था और उसकी अभिव्यक्ति बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन रणविजय इसे देखने के लिए आसपास नहीं था। लेकिन रणविजय आश्वस्त नहीं था। वह जानता था कि अनन्या का मूड पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है, इसलिए उसने उससे बात करना जारी रखा। वह फिर से मुस्कुराया और बोला, भले ही मैंने ऐसा कहा हो, लेकिन मुझे इस तरह की सोच पसंद नहीं है। मेरा तरीका यह है कि अगर कोई कुत्ता मुझे काटता है तो मैं उस कुत्ते को स्टू में बदल देता हूँ। मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता हूँ, खाता हूँ और फिर अंत में उसे बाहर निकाल देता हूँ। रणविजय के ये कहने के बाद लिटिल हेई, जो रणविजय की तरफ मिंगमैन के साथ खेल रहा था, कांप उठा और उसने अपनी दुम हिलाना बंद कर दिया और कुछ हैरान भाव से इधर उधर देखने लगा। हे भगवान, मालिक बहुत भयानक है। अगर मैं उसे काटता हूँ तो वह मुझे स्टू बना देगा। फुफकार, मुझे सावधान रहना चाहिए। दूसरी ओर जब अनन्या ने यह सुना तो वह खिलखिलाकर हंसी। उसने सूंघते हुए कहा, अश्लील? इसमें अश्लील क्या है? रणविजय ने सहजता से कहा, तुम्हें सब देवी कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मल अभी भी बदबूदार है ना? रुको, तुम बहुत घिनौनी हो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में नुकसान और अन्याय बिना किसी निशान के गायब हो गया था। रणविजय और अनन्या ने कुछ देर तक कुछ आरामदायक विषयों पर बातचीत की, जिससे देवी ने मनमोहक हंसी की बौछार कर दी। इससे अनन्या भी कुछ उलझन में पड़ गई। ये लकड़ी का टुकड़ा इतना होशियार क्यों लग रहा था? क्या वह एक बेवकूफ़ और अनाड़ी पिता नहीं था? अब तुम मेरी खूबसूरती को पहचान गए हो। अब तुम मेरी चापलूसी करना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है। मैं इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करूंगी। अनन्या का मूड पूरी तरह से ठीक होने के बाद रणविजय ने काम शुरू किया। आज तुम्हें किसने धमकाया? वास्तव में कुछ भी नहीं है। फैफी के यहाँ होने से मुझे धमकाया नहीं जा सकता। वह बहुत अच्छी है। अनन्या का मूड आखिरकार शांत हो गया था। अब जब वह आज पहले हुई घटना के बारे में बात करती है तो वह अब भावुक नहीं होती। इसके बजाय जब उसे जो फेई द्वारा डांटे गए 3 लोगों की याद आती है तो वह मन ही मन खुश हो जाती है। यह अच्छा है। जो फेई से कहो कि जब वह वापस आएगी तो मैं उसे मछली के साथ एक बढ़िया भोजन का इनाम दूंगा। हे, वह ये सुनकर बहुत खुश होगी। ठीक है, तो तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आती? अभी नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। कंपनी बहुत असंतुष्ट होगी। मुझे नहीं पता कि मैं शांगजिंग टीवी पर शो में भाग ले पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं समाचार का इंतजार करूंगी। अनन्या ने एक पल सोचा और जवाब दिया, इस तरह भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणविजय ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, जब तुम बाहर हो तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो फेई से कहो कि उन अजीब लोगों के लिए वह सीधे जवाब दे सकती है। मैं उसे बाद में अच्छी शराब और अच्छे भोजन से पुरस्कृत करूंगा। तुम भी वैसी ही हो। अगर तुम्हें कोई कठिनाई आती है तो बस मुझे इसके बारे में बताओ। अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें हर चीज़ से अकेले नहीं जूझना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। धमाका। अनन्या दंग रह गई और उसके दिमाग में ये शब्द तैरने लगे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। उसका दिल धीरे धीरे नर्म और मीठा होता गया। क्या ये निर्भरता की भावना थी? किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो आपके बारे में चिंतित था बहुत ही अद्भुत था। क्या वह मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है? नहीं,
वाह अनन्या, कृपया थोड़ा और समझदार बनो, उसने बस कुछ अच्छी बातें कही और तुम इतनी आसानी से भावुक हो गई। नहीं, तुम्हें और संयमित होने की ज़रूरत है। इस समय अनन्या को मीठा और उलझन भरा महसूस हो रहा था। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। होश में आने के बाद उसने धीरे से सूंघते हुए कहा, मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। कृपया फ़ोन मिंगमैन को दे दो। ठीक है, रणविजय मुस्कुराया और मिंगमैन की ओर चल दिया। छोटी राजकुमारी पालतू जानवरों के क्षेत्र में लॉन पर बैठी थी। दो ही शक्तियों के अलावा उसके बगल में 30 से अधिक कुत्ते थे। वे सभी मिंगमैन के साथ खिलौनों से खेल रहे थे। मिंगमैन, तुम्हारी माँ फ़ोन पर हैं। रणविजय ने जाकर फ़ोन मिंगमैन को थमा दिया। ओह, मिंगमैन ने खिलौने नीचे रखे और फ़ोन उठाया। फिर बहुत ही मधुर आवाज़ में उसने कहा, माँ तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मिंगमैन तुम्हें याद करती है। माँ को भी तुम्हारी याद आई। माँ को एक चुंबन दो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मुआ, मिंगमैन बहुत चतुर थी और उसने कई चुंबन दिए। फिर उसने नर्म आवाज में कहा, माँ, पापा और मैं उस स्वर्ग में दहेई, लिटिल हेई और देजिन के साथ खेल रहे हैं। मिंगमैन ने उन्हें खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने दिए हैं। सच में, फिर जब मैं वापस आऊंगी तो माँ तुम्हारे साथ खेलेंगी। ठीक है। ओह माँ, कृपया जल्दी वापस आ जाओ। जब तुम वापस आओगी तो हम बिग हेहेई और लिटिल हेहेई को मनोरंजन पार्क ले जा सकते हैं। मिंगमैन ने अपना गुलाबी मुंह बनाया और कहा, उन्हें मनोरंजन पार्क ले जाओ। अनन्या थोड़ा हैरान हुई और मन ही मन पलटकर बोली, वह आदमी बच्चों को धोखा देने में बहुत माहिर है। गोरिल्ला और कुत्ते को मनोरंजन पार्क ले जाओ, ये कैसे संभव है? अरे हाँ, हम बिग हीही और लिटिल हीही को साथ खेलने के लिए मनोरंजन पार्क ले जा रहे हैं। वे अभी तक मनोरंजन पार्क नहीं गए हैं। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए। पापा ने कहा कि जब तुम वापस आओगे तो हम वहां जाएंगे, मिंगमैन ने बहुत गंभीरता से कहा। तो ठीक है, चलो माँ के वापस आने पर मनोरंजन पार्क चलते हैं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय, जब मैं वापस आऊंगी, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। रणविजय और मिंगमैन से बातचीत करने के बाद अनन्या का मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। मिंगमैन से 10 मिनट से ज्यादा बातचीत करने के बाद अनन्या ने फ़ोन रख दिया। वह बेडरूम से बाहर निकली और देखा कि जो फेई उदास चेहरे के साथ सोफे पर झुकी हुई है। ठीक है फेई, उनसे नाराज मत हो। अनन्या उसके पास सोफे पर बैठ गई, फिर हंसी और बोली, तुमने पहले ही उन्हें बता दिया था कि वे मूर्ख हैं। तुम अभी भी नाराज क्यों हो? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, जो फेई ने नाक सिकुड़ी, फिर उठकर बैठ गई और गुस्से से बोली, अरे मैं उस बूढ़ी चुड़ैल मेईकी से नाराज हूँ। उसने अभी अभी फ़ोन किया है। जो फेई के बात खत्म करने से पहले अनन्या का सेल फोन बज उठा। उसने देखा और पाया कि यह मेईकी का था। अनन्या ने फ़ोन उठाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। अनन्या, तुम्हें क्या हो रहा है? मेईकी ने गुस्से से कहा। मैं नहीं हूँ, वे ही हैं जो हद से आगे निकल गए, अनन्या ने एक नीरस आवाज़ में जवाब दिया। सच तो ये था कि अनन्या को दूसरों से झगड़ना पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बस खड़ी रहेगी और दूसरों द्वारा धमकाई जाएगी, न ही इसका मतलब यह था कि वह काया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो कि तुम जो चाहो कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कार्यक्रम में जा सकती हो और जब चाहो छोड़ सकती हो? तुम कंपनी के बारे में क्यों नहीं सोचती? अपनी वर्तमान रेटिंग्स को देखो, वे तीसरे दर्जे के स्टार जितनी भी अच्छी नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सिफारिश के बिना उस शो में आ सकती हो? जागो, तुम उतनी लोकप्रिय नहीं हो जितनी कुछ साल पहले थी। क्या तुम कुछ करने से पहले 2 बार नहीं सोचती? क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ी की है? तुमने जियांग युआन टीवी स्टेशन को नाराज कर दिया है। क्या तुम अभी भी मनोरंजन उद्योग में विकास करना जारी रखना चाहती हो? अगर ऐसा है तो टीम के पास जाओ और अभी माफ़ी मांगो। मेईकी ने कई शब्द कहे। अगर यह एक पल पहले होता तो अनन्या इस तरह की आलोचना के बाद बुरे मूड में होती, लेकिन अब अनन्या ने अपनी पतली भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए बहुत कठोर आवाज़ में कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो क्या यह मेरी गलती है? तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? मीकी ने गुस्से से कहा। जब अनन्या ने मीकी की बातें सुनी तो वह कुछ हद तक निराश हुई। मीकी कुछ साल पहले उसके साथ बहुत दयालु थी, लेकिन अब क्या रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में वापस जाना सही विकल्प था? अनन्या को इस पर संदेह होने लगा था। अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मेरा रवैया स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। उसके इतना कहने के बाद अनन्या ने सीधे फ़ोन काट दिया। लाइन के दूसरी तरफ हांगकांग में रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में मीकी के कार्यालय के अंदर जब मीकी ने मोबाइल फ़ोन से बीप की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुमने वास्तव में मुझसे बात करना बंद करने की हिम्मत की, जबकि तुम्हारे पंख इतने मजबूत भी नहीं हैं कि तुम खुद उड़ सको। इस समय वह वास्तव में थोड़ी नाराज़ थी। हाँ, मुझे इस तरह का गुस्सा पसंद है। वह जितनी अधिक ठंडी और घमंडी है, मैं उतना ही अधिक उस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। ली चेंग आगंतुक सोफे पर बैठा था और एक सार्थक मुस्कान के साथ बोला। उसका रवैया वाकई दृढ़ है, लेकिन लगता है कि वह ब्लेड के बाद हैंडल फेंकती है। क्या हमने उसे बहुत दबाया? अगर हम उससे झगड़ पड़े? मीकी ने धीरे से कहा। झगड़ पड़े? क्या मजाक है?
ली चेन की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, यह मत भूलो कि उसने हमारे साथ 3 साल का अनुबंध किया है। अगर वह छोड़ना भी चाहती तो वह 300 मिलियन का जुर्माना नहीं चुका सकती। नाटक अभी शुरू ही हुआ है। जब वह शांत हो जाए तो उसे बाद में कॉल करें और उसे थोड़ा दिलासा दें। जब वह शांगजिंग में उच्च मनोबल के साथ पहुंचेगी तो हम उसे और भी जोरदार झटका देंगे। जब उसे वास्तविकता का एहसास होगा तो मुझे लगता है कि उसे संबंधों के महत्व का एहसास होगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वह मुझसे सहायता के लिए भीख मांगेगी। हाँ हाँ, फिर मैं उसे कॉल करूंगा। मीकी ने ली चेन की ओर आंखें घुमाईं और हंसते हुए फ़ोन उठाया और फिर से अनन्या का नंबर डायल किया। अरे अनन्या, जब मैंने तुमसे पहले बात की थी तो मैं बहुत ज़्यादा आवेगपूर्ण था। जैसा कि तुम जानती हो, अब किसी कार्यक्रम में शामिल होना आसान नहीं है। अब मैं समझ गया कि क्या हुआ। उन्होंने जो कहा वह वाकई थोड़ा ज़्यादा था। इस बार इसे भूल जाओ। अपना मूड ठीक करो और कुछ दिनों में शांगजिंग कार्यक्रम में अच्छा काम करो। खैर, शुभकामनाएं। बड़ी बहन मेई तुमसे अच्छी खबर सुनने का इंतज़ार करेगी।